हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंदर अगला चैप्टर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। ये बायो का 17th चैप्टर है। इस पूरे एनसीईआरटी सीरीज का 34th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, और इस चैप्टर में हम लोग 120 MCQs कवर करेंगे और इस चैप्टर को इस एक वीडियो में समाप्त करेंगे। इससे पहले मैंने जो भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं एनसीईआरटी सीरीज के अंदर, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स जो मैंने अपलोड किए हैं इस सीरीज के अंदर, आपको वो सारे ही चैप्टर्स उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। लास्ट वीडियो मैंने 22 अक्टूबर को अपलोड किया था, उसके बाद मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है, तो 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि मैं बीमार था, मुझे स्क्रीन से दूर रहना था 20-25 दिनों के लिए कम से कम। आंखों की समस्या मेरे पास बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, बहुत पहले से है, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि मैं स्क्रीन के सामने आधा घंटे बैठ भी नहीं सकता था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई 20-25 दिन आप इस्तेमाल मत करो और जो दवाइयाँ हैं, जो भी ट्रीटमेंट है आप वो लो, उसके बाद यूज करना। तो मैंने वही किया। मैं आपके कमेंट्स भी नहीं पढ़ता था किसी के, आपने देखा होगा कि कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी नहीं करता था। मैंने लैपटॉप यूज ही नहीं किया, समझो। मैं इतने दिनों में लैपटॉप मैंने 2 से 3 बार मैंने ऑन किया होगा, मैंने यूज ही नहीं किया। मेल वगैरह कुछ आते थे तो उसका मैं रिप्लाई देता था, बस हो गया। बट अब ठीक है, फाइनली मस्त। तो अब मैं आपके सामने हूँ चैप्टर नंबर 34 के साथ, ह्यूमन डिजीज। 3 चैप्टर्स इसके बाद 3 चैप्टर्स और बचेंगे, प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, और उसके बाद जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इस वीडियो के पहले सवाल से। चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, ये एसएससी और रेलवे में दोनों में, सवाल पूछे जा चुके हैं। चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस। तो डी हमारा राइट आंसर, नाम याद रखेंगे हिप्पोक्रेटस। मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले यानी रोगों को जन्म देने वाले रोग कारक जीव को डैश कहते हैं। इसे कहते हैं रोगजनक या फिर पैथोजन अंग्रेजी में, रोगजनक हिंदी में। तो ये जो रोगजनक है, ये रोग को जन्म देने का काम करते हैं, रोग को जन्म देते हैं, बीमारी को पैदा करते हैं। और इस बीमारी को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक लेकर के जो जीव जाते हैं उसे वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर और पैथोजन में अंतर है। वेक्टर ये हो गया जो इस पैथोजन को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक लेकर के जाते हैं, वो हो गए वेक्टर। और पैथोजन वो हुए जो उस बीमारी को जन्म देते हैं। ह्यूमन डिजीज 2 प्रकार के होते हैं, मानव रोग 2 प्रकार के होते हैं। अनुवांशिक रोग, जिसे आप जन्मजात बीमारी भी कहते हैं। जेनेटिक डिजीज अनुवांशिक बीमारी या फिर अनुवांशिक रोग या फिर जन्मजात बीमारी, जन्म लेने के साथ ही ये बीमारी आ जाती है। दूसरा एक्वायर्ड डिजीज, अधिग्रहित रोग, जो कि जन्म लेने के साथ नहीं आती है, ये बीमारी जन्म लेने के बाद ये बीमारी हो जाती है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस या फिर बोल दो संक्रामक। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस, इसी को बोलते हैं असंक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं, जैसे कि मलेरिया, एड्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, ये सब। अगर एक व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी फैल जाती है, तो उसे हम बोलेंगे संक्रामक बीमारी या फिर संक्रामक रोग। अगर कोई बीमारी है एक व्यक्ति को और वो बीमारी दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज। अब घर में आपके किसी को डायबिटीज है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर में हर व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे विटामिन की कमी हो जाए, किसी हार्मोन की कमी हो जाए, किसी मिनरल यानी कि खनिज की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए। अब किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ जो बंदा उठता है, बैठता है, खाता पीता है, उसको भी प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ये सारे हो गए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या कौन है? कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं, जैसे कि कोविड-19। संक्रामक रोग के रोगाणु, जो पैथोजेंस होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, वो क्या हो सकते हैं? प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, या फिर हेलमिंथस हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथस यानी कि फ्लैट वर्म, एस हेलमिंथस यानी कि राउंड वर्म। तो चपटे कृमि, गोल कृमि, ये कृमि हो सकते हैं। तो ये सारे पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि संक्रामक रोग को जन्म देते हैं।
ये सारे पैथोजेंस हो सकते हैं जो संक्रामक रोग को जन्म देते हैं, और यही संक्रामक रोग एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं। निम्न में कौन संक्रामक रोग है? क्या डायबिटीज है? नहीं। क्या डिप्थीरिया है? ये सही है, बी हो जाएगा। आर्थराइटिस? ये भी नहीं है। कैंसर? ये भी नहीं है। बेवजह कोई बीमारी से डरता है उसे क्या कहते हैं? तो बेवजह बीमारियों से डरना ये कहलाता है पैथोफोबिया। बी हमारा राइट आंसर, पैथोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से डरना, एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई से डरना, हीमोफेलिया यानी कि हीमोफोबिया यानी कि ब्लड से डरना, खून से डरना। बीमारी के कारण के अध्ययन को कहते हैं। बीमारी का कारण क्या है इसके बारे में अध्ययन करना यह कहलाता है एटियोलॉजी। डी हमारा राइट आंसर, एटियोलॉजी। बीमारियों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो बीमारी जो होते हैं प्रोटोजोन्स के कारण। प्रोटोजोन्स बोल दो या फिर प्रोटोजोआ बोल दो, बात एक ही है। प्रोटोजोन ये सिंगुलर वर्ड होता है, प्रोटोजोन्स ये प्लूरल वर्ड है, और प्रोटोजोआ ये भी प्लूरल वर्ड है। तो इसके कारण देखो कौन कौन सी बीमारी होती है। मलेरिया हो गया। मलेरिया का एक भयानक रूप है जिसे हम काला पानी बुखार, ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। उसके बाद काला अजड़ हो गया जिसे काला बुखार या फिर डमडम बुखार, ब्लैक फीवर कहते हैं। ओरिएंटल सोर, एस्पंडिया, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस। स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं। और स्लीपिंग सिकनेस दो प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और दूसरा अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को, अमेरिकन निद्रा रोग को चागाज बीमारी भी कहते हैं। उसके बाद अमेबिक पेचिस, अमेबिक डाइसेंट्री और पायरिया जिसे हम लोग गम डिजीज भी कहते हैं। अब देखो मलेरिया ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण। यहाँ जो लिखा हुआ है ये प्रोटोजोन का नाम है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये जीनस का नाम है, कुल का नाम है। एक कुल में कई सारी जातियां आती है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। तो यहां मैंने केवल जीनस का नाम लिखा हुआ है। प्लाज्मोडियम की जो एक जाति है फैल्सीपेरम, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यहां मैं लिखता हूं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जीनस और ये स्पेशीज। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की ये जो जाति है फैल्सीपेरम, इसके कारण ब्लैक वाटर फीवर होता है। या फिर आप ये याद रखो कि मलेरिया का ही सबसे सीवियर केस, सबसे भयानक केस ब्लैक वाटर फीवर होता है। जब ब्लैक वाटर फीवर होता है तो यूरिन ये ब्लैक हो जाता है। अब इस मलेरिया को फैलाएगा कौन? इस मलेरिया को फैलाने का काम करती है मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो। ये वेक्टर है। ये जो वेक्टर है, मैंने अभी आपसे कहा वेक्टर वो जीव होते हैं जो पैथोजन को, ये पैथोजन प्लाज्मोडियम को संक्रमित व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाओ काला अजर, जिसे हम लोग काला बुखार, डमडम बुखार, ब्लैक फीवर कहते हैं। ये होता है लिशमेनिया डोनोवानी के कारण। अब देखो लिशमेनिया ये जीनस है, डोनोवानी ये जाति का नाम है। यहाँ देखो लिशमेनिया डोनोवानी, लिशमेनिया ट्रॉपिका, लिशमेनिया मैक्सिकाना। यहाँ आप लिशमेनिया डोनोवानी, यहाँ पर आप पूरा नाम याद रखेंगे। लिशमेनिया डोनोवानी के कारण काला अजर होता है और इसके लिए वाहक है सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी। सैंड फ्लाई बोल दो या फिर सैंड मक्खी बोल दो। यहाँ आप केवल लिशमेनिया ध्यान रखो, ट्रॉपिका मैक्सिकाना नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लिशमेनिया डोनोवानी पूरा नाम याद रखो। तो लिशमेनिया ट्रॉपिका के कारण ओरिएंटल सोर होगा और लिशमेनिया मैक्सिकाना के कारण स्पंडिया होगा। आप याद रखो कालाजर, ओरिएंटल सोर, स्पंडिया ये सारे ही होते हैं लिशमेनिया के कारण। और इन तीनों के लिए जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी। उसके बाद निद्रा रोग, मैंने आपसे कहा दो प्रकार के हैं, अफ्रीकन और अमेरिकन। अगर सिंपल सा आपसे ये पूछे कि निद्रा रोग के लिए वाहक कौन है, तो आप समझ जाना कि अफ्रीकन के बारे में पूछा जा रहा है। आपका आंसर सीसी मक्खी होगा, सीसी फ्लाई, TSE सीसी फ्लाई। उसके बाद जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसे हम लोग चागाज डिजीज भी बोलते हैं, चागाज बीमारी भी बोलते हैं, इसके लिए जो वेक्टर है वो है किसिंग खटमल, किसिंग बग। प्रोटोजोन का नाम देखो, ट्रिपैनोसोमा, ये है गैम्बियंसी जाति और ये है क्रूजी। आप केवल ट्रिपैनोसोमा याद रखो, मैंने यहाँ पर जाति भी लिख दिया हुआ, आप केवल ट्रिपैनोसोमा याद रखो। ट्रिपैनोसोमा के कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस होता है।
या फिर अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस होता है, और अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को चागाज बीमारी भी कहते हैं। लेकिन दोनों के लिए वेक्टर अलग अलग है। सीसी मक्खी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए और किसिंग खटमल अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए। उसके बाद अमेबिक डाइसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो अमीबिक पैचिस है ये दूषित जल और भोजन के कारण होता है। दूषित जल और भोजन है जिसके अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन है। अगर उस भोजन को पानी को कोई खाता पीता है तो उस व्यक्ति को भी ये बीमारी हो जाती है। घरेलू मक्खी कॉकरोच ये सभी हैं जो इस बीमारी को फैला सकते हैं। जिस व्यक्ति को अमीबिक पैचिस है अगर वह मल को त्याग करता है तो उसके मल में ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। उस मल पर मान लो घरेलू मक्खी या फिर कॉकरोच आकर के बैठते हैं, फिर वो कॉकरोच या फिर ये मक्खी किसी खाने पीने वाले चीज़ों पर जाकर के बैठते हैं और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को उस खाने पीने वाले चीज़ों के पास पहुंचा देते हैं। फिर उसको कोई खाता है तो उसमें भी ये पैथोजन पहुंच जाएगा और हो जाएगा अमेबिक डाइसेंट्री। उसके बाद पायरिया जिसे गम डिजीज बोलते हैं ये होता है एंट अमीबा जिंजीवालिस के कारण। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये पूरा नाम याद रखेंगे, अमेबिक पैचिस, एंट अमीबा जिंजीवालिस ये भी आप पूरा नाम याद रखेंगे, पायरिया। अब मलेरिया के बारे में कुछ देखते हैं। मलेरिया यानी कि ब्लैक वाटर फीवर। अब ऐसा नहीं है कि किसी को मलेरिया है तो हम बोलेंगे कि उसे ब्लैक वाटर फीवर है, नहीं। मलेरिया का एकदम भयावह केस है, यानी कि सबसे जो सीवियर केस होता है ना उसे आप ब्लैक वाटर फीवर बोल सकते हो। या फिर सीधा याद रखो कि प्लाज्मोडियम की जो फैल्सीपेरम वाली जाति है उसके काटने से ब्लैक वाटर फीवर होती है। ब्लैक वाटर फीवर में क्या होगा, जो यूरिन है वो ब्लैक होता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? क्योंकि ब्लैक वाटर फीवर में जो आरबीसीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में टूटते हैं। आरबीसी में आप जानते हो हीमोग्लोबिन होता है, इतने ज्यादा मात्रा में ये आरबीसी टूटते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड के साथ साथ यूरिन से भी पास आउट होने लगता है, जिसके कारण यूरिन ब्लैक हो जाता है। प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया बीमारी होती है, इस प्लाज्मोडियम की खोज की लेवरेन ने, और प्लाज्मोडियम को अपने साथ लेकर के उड़ती है कौन? मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो। ये फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो मलेरिया फैलाती है, ये बात कही रोनाल्ड रॉस ने। तो ये दोनों वैज्ञानिक के नाम याद रखेंगे। मादा एनोफ्लीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है। देखिए मच्छर जो है ये खून चूसती है, मादा एनोफ्लीज मच्छर ये खून चूसती है। तो खून चूसने के दौरान खून जम न जाए इसके लिए ये अपना पहले सलाइवा डालती है, लार डालती है, क्योंकि लार में खून न जमने वाले रसायन होते हैं, वो खून को जमने नहीं देते हैं, इसके लिए वो लार को डालती है। लेकिन उसके लार में ये प्लाज्मोडियम होते हैं बहुत सारे, उसके लार में ये प्लाज्मोडियम होते हैं बहुत सारे, और इस प्रकार ये जो प्लाज्मोडियम है ये ब्लड में पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जब इस मच्छर ने खून चूसना स्टार्ट किया तो पहले लार को डाला और लार के साथ ये देखो प्लाज्मोडियम। तो अभी ये जो प्लाज्मोडियम है ना ये संक्रमित अवस्था में है, और इस संक्रमित अवस्था को स्पोरोजॉइट कहते हैं। याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है। जीवाणुज कहते हैं हिंदी में, स्पोरोजॉइट अंग्रेजी में, हिंदी वाले स्पोरोजॉइट भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये संक्रमित अवस्था जो है ये पहले ब्लड में पहुंचने के बाद ये लिवर सेल्स में जाते हैं। लिवर सेल्स में जाने के बाद वहां अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर जो लिवर सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं। फटने के बाद वो सारे प्लाज्मोडियम जो है फिर ये आरबीसीज में आते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कोशिका, इनमें आते हैं। यहां आने के बाद फिर ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको तोड़ते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसको तोड़ते हैं। हीमोग्लोबिन में जानते हो हीम होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट, जिसमें कि लोहा होता है जिसे हम लोग हीम बोलते हैं, और साथ में ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और यही हीम जो है वो इकट्ठा होकर के हीमोजोइन बना लेते हैं। हीमोजोइन ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो आरबीसीज फटते हैं, हीमोग्लोबिन टूटते हैं, ये हीम इकट्ठा होकर के हीमोजोइन बनाते हैं, और यहां से बुखार लगना स्टार्ट होता है। तो जो स्पोरोजॉइट है ये क्या है? स्पोरोजॉइट संक्रमित अवस्था है प्लाज्मोडियम की। तो स्पोरोजॉइट सबसे पहले लिवर सेल में, लिवर सेल फटने के बाद लाल रक्त कणिका में, फिर लाल रक्त कणिका जब फटती है तो जो हीम वाला पार्ट है वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर के हीमोजोइन बनाते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब मलेरिया होगा तो क्या होगा, 3-4 दिन के अंतराल पर उच्च आवर्ती ज्वर यानी कि हाई फीवर, ये कंपकपी के साथ, यानी कि ठंड लगती है इसमें, और ये हाई फीवर, तो ये हाई फीवर आएगा जाएगा इस तरह से 3-4 दिन के अंतराल पर। जब बुखार तेज होता है तो पूरा बॉडी कांपने लग जाता है ठंड से। उसके बाद देखो यहाँ प्लाज्मोडियम है डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक। डाइजेनेटिक यानी कि इस प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होंगे,
इस प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होंगे, होस्ट 1 एंड होस्ट 2। तो होस्ट 1 कौन है? मच्छर, और होस्ट 2 मनुष्य। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसका पूरा जीवन चक्र चलने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक मच्छर, दूसरा मनुष्य, एक मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन। इसीलिए इसे डाइजेनेटिक बोलते हैं। और एक होता है मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक यानी पूरा लाइफ साइकिल के लिए केवल एक होस्ट चाहिए। कुछ दवाइयां यहां देख लो, क्यूनिन हो गया। क्यूनिन के बारे में पूछा जाता है, क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंकोना पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। क्लोरोक्यूनिन, सल्फाडॉक्सिन, ये सारे कुछ दवाइयां हैं। मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी है प्रोटोजोआ। बी हमारा राइट आंसर। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब देखो अमीबियसिस, इसी को बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री या फिर अमीबिक पेचिस। इसके लिए पैथोजन है प्रोटोजोन, और वो कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाम पूरा याद रखेंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी के अंदर जाने के बाद ये मनुष्य के बड़ी आंत में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ही मल बाहर आता है। इसका संचरण कैसे होता है? ट्रांसमिशन दूषित जल और भोजन से। जो जल होगा, जो भोजन होगा, उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा तो वो दूषित हो गया। अब जरूरी नहीं है कि केवल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, कोई और भी पैथोजन हो सकते हैं। तो वो दूषित जल और भोजन के सेवन से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो सकता है। ये दूषित जल में या फिर भोजन में ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता कैसे है? जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये लार्ज इंटेस्टाइन में है। तो संक्रमित व्यक्ति जब मल का त्याग करता है तो उस मल में ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। अब वो मल ड्राई हो जाएगा, सूखेगा, हवा के कारण इधर उधर फैल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, कोई खाने पीने वाली चीज है, सब्जी है, फल है, उन सब पर ये पहुंच जाएगा। तो वो जो सब्जी है, जो फल है, उस पर भी ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा। जो पानी है उसमें भी होगा। अब उस पानी को कोई पी ले या फिर वो सब्जी फल को कोई खा ले बिना धोए तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फिर से स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर वहां पर जाकर के वो उसके बड़ी आंत में पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये संचरण हो जाता है। अब है सामान्य लक्षण क्या दिखते हैं? अमीबियासिस में डायरिया होगा, माइल्ड डायरिया, ज़्यादा सीवियर नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन डायरिया यानी कि लूज मोशंस इसमें हो जाते हैं। पेट में दर्द होगा और मल के साथ खून आएगा, ब्लड स्टूल के साथ ब्लड आएगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया डैश मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया ये एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, क्योंकि मेल वाले नहीं काटते। मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो मलेरिया जो पैरासाइट है, जो मलेरियल पैरासाइट है यानी कि प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र ना 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। इसीलिए इसे डाइजेनेटिक बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर। मलेरिया परजीवी आक्रमण करते हैं। मलेरिया परजीवी ये अटैक करते हैं आरबीसीज में, आरबीसीज को ये फीड करते हैं हीमोग्लोबिन पे। निम्न में कौन एक अविषालु पदार्थ है, कौन एक टॉक्सिक सबस्टांस है? यहां पर देखो अविषालु पदार्थ मतलब टॉक्सिक सबस्टांस, नॉन टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक सबस्टांस यानी कि जहरीला पदार्थ, यह है हीमोजोइन। बी हमारा राइट आंसर। मलेरिया परजीवी की संक्रमित अवस्था है। मलेरिया परजीवी की संक्रमित अवस्था है स्पोरोजोइट। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की खोज की लेवरेन ने। निम्न में कौन एक प्रोटोजोन बीमारी नहीं है, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा यह बीमारी नहीं होती है? तो अमेबिक डाइसेंट्री ये तो होती है, कालाजार बीमारी भी होती है, स्लीपिंग सिकनेस भी होती है। हीमोफीलिया ये जन्मजात बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त के थक्के नहीं जमते हैं। निम्न में कौन गलत है? स्लीपिंग सिकनेस ये होता है ट्रिपैनोसोमा के कारण। स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है उसे हम चागाज डिजीज भी कहते हैं। अमीबियसिस या फिर अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक पैचिस ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, ये भी प्रोटोजोन है। काला अजर होता है लिशमेनिया डोनोवानी के कारण, ये भी प्रोटोजोन है। पायरिया ये होता है किसके कारण? एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण, एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण, ना कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण मलेरिया होती है। तो डी हमारा राइट आंसर, ये गलत मैच्ड है। काला अजर बीमारी के लिए वाहक कौन है? तो ये कौन है? काला अजर हो गया,
स्पंडिया हो गया, ओरिएंटल सोर हो गया, इन सब के लिए है सैंड फ्लाई। तो डी हमारा राइट आंसर। और सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस के लिए, और फीमेल एनोफ्लिज मस्क्यूटो मलेरिया के लिए। तो कालाजार के बारे में मैंने आपसे कहा, ये जो पैथोजन है ये है लिशमेनिया डोनोवानी। लिशमेनिया डोनोवानी जो कि प्रोटोजोन है जो कालाजार बीमारी को जन्म देते हैं। वेक्टर है सैंड मक्खी, सैंड फ्लाई। क्या होगा इसमें? प्लीहा हो गया यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, इन सब का साइज बड़ा हो जाता है और ज़्यादा सीवियर केस हुआ तो जो स्किन है वो काली पड़ जाती है। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, इसी को ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस को ही ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं और इसके लिए वाहक है सीसी फ्लाई। सी हमारा राइट आंसर। तो याद रखना ये चीज, सीसी फ्लाई है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, सैंड फ्लाई है काला अजड़ के लिए। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के कारण। वेक्टर है सीसी मक्खी। क्या होगा इसमें? सीने और जोड़ों में दर्द होगा, गर्दन हाथ इन सब में सूजन होगा और सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? सुस्ती छा जाती है और नींद का अधिक आना इस बीमारी के अंदर होता है, इसीलिए निद्रा रोग बोलते हैं। संक्रमित व्यक्ति को बहुत ही इसमें नींद आती है। क्लोरोक्यूनिन और क्यूनिन डैश के इलाज की दवा है, मलेरिया के इलाज की दवा है। क्यूनिन या फिर कुनैन, क्यूनिन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर इसी को बोलते हैं कुनैन, कुनैन भी लिखा जाता है। डैश के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। तो सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन मसूड़ों से संबंधित बीमारी है? मसूड़ों से संबंधित बीमारी है पायरिया, गम डिजीज। ओरिएंटल सोर्स डैश द्वारा एक बीमारी है। ओरिएंटल सोर्स ये लिशमेनिया प्रोटोजोन के कारण ये बीमारी है, प्रोटोजोआ। निम्न में कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होती है? तो प्लाज्मोडियम की जाति है फैल्सीपेरम और इसके कारण बीमारी होती है ब्लैक वाटर फीवर। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन सा एक असंक्रामक बीमारी है? कौन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है? मलेरिया इन्फेक्शियस है, पायरिया इन्फेक्शियस है, स्लीपिंग सिकनेस ये भी इन्फेक्शियस है। बेरी हमारा राइट आंसर। ये नॉन इन्फेक्शियस है विटामिन B1 की कमी से, यानी कि थायमीन की कमी से। अब आगे बढ़े उससे पहले हम लोग समझते हैं एक छोटा सा अंतर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एयरबॉर्न इन्फेक्शन में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, देखो जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है और वहां से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं यानी कि छोटे छोटे इस प्रकार के बूंदे निकलते हैं और उसका साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, तब ये जो ड्रॉपलेट है ये हवा में लंबे समय तक के लिए नहीं रह पाते हैं और 1 मीटर के अंदर ही ये जमीन पर गिर जाते हैं। यानी 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस को ये ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, ना ही ये हवा में लंबे समय तक के लिए रह पाते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे चले आते हैं। और इस ड्रॉपलेट के अंदर होते हैं पैथोजन, यानी कि बीमारी को जन्म देने वाले वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, ये पैथोजन होते हैं। और इस ड्रॉपलेट के कारण अगर इन्फेक्शन हुआ तो हम इसे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कि अभी कोविड-19 है तो कोविड-19 के बारे में हमें कहा जाता है कि आप 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस बना करके रखें, क्योंकि कोविड-19 जो बीमारी है वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। लेकिन जब इसी ड्रॉपलेट का जो साइज है ये इससे छोटा हो जाए, 5 माइक्रोमीटर से छोटा हो जाए, तो क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, ग्रेविटी इस पे ज्यादा होगा नहीं, तो ये लंबे समय के लिए वायु में रह सकते हैं और 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं। 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं, तब हम इसे बोलेंगे एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो ये एक छोटा सा अंतर होता है ड्रॉपलेट साइज के आधार पे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, एयरबॉर्न इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ। अब हम लोग आते हैं बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर। बैक्टीरियल डिजीज मैंने यहां लिखा हुआ है, यहां बैक्टीरिया के नाम लिखा हुआ है मैंने कि कौन से पैथोजन है, कौन से बैक्टीरिया है और यहां प्रभावित अंग। तो सबसे पहले देखो टाइफाइड, जिसे हम लोग आंत की बुखार, इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं, ये होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। यहाँ CFW का मतलब दूषित जल और भोजन। दूषित जल और भोजन से ये बीमारी फैल जाती है। वो जो दूषित जल और भोजन होगा ऑफ कोर्स उसके अंदर साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होंगे और वो बैक्टीरिया फिर बॉडी के अंदर जाएगा और टाइफाइड बीमारी को जन्म देगा। स्प्लीन और आंत की ग्रंथियां इसमें प्रभावित होती है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक यानी कि क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस को ही तपेदिक बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। यह है एयरबॉर्न
जो अभी मैंने आपसे कहा एयरबॉर्न इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है ये, यानी इसके जो बैक्टीरिया है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति छींकता है खांसता है तो इसके जो बैक्टीरिया है वो दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, दूर तक जा सकते हैं। साथ में सलाइवा से इन्फेक्शन होता है, इसके जो सलाइवा जो संक्रमित व्यक्ति है उसके सलाइवा में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट होता है। तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको किस नहीं करना चाहिए, साथ में उसका ड्रिंक भी शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो किसी को टीबी है, वो एक गिलास में पानी पीता है, फिर उसी गिलास से बिना धोए उसको उसी गिलास से कोई दूसरा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति पानी पीता है तो उस व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है, क्योंकि उस गिलास में उस व्यक्ति का सलाइवा होगा, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस गिलास पे प्रेजेंट होगा। फिर उसी गिलास से कोई व्यक्ति पानी पिएगा तो उसको भी टीबी हो सकता है। तो टीबी के बारे में पूछा जाता है कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो फेफड़ा। देखो जहां 3-4 नाम रखे हैं अंगों के, वहां से आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन से अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन जहां केवल एक नाम दे रखा है अंग के, वहां आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल फेफड़ा यहां लिखा हुआ है तो केवल फेफड़ा ही प्रभावित होता है। आप जानते हो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एक ऑर्गन अच्छे से काम करेगा तो दूसरा अच्छे से काम करेगा, तीसरा अच्छे से काम करेगा। एक अगर अफेक्ट होगा तो उससे सारे ही अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि जो बैक्टीरिया है उसका जो सबसे फेवरेट साइट है, फेवरेट स्थान है, फेवरेट अंग है प्रभावित करने के लिए, वो फेफड़ा है। उसके बाद आ जाओ कॉलेरा यानी कि हैजा, ये भी होगा दूषित जल और भोजन से। दूषित जल और भोजन में बैक्टीरिया होगा प्रेजेंट, विब्रियो कॉलेरे, जो करेगा कॉलेरा। इसमें क्या होगा, शरीर से जल का ह्रास होगा, शरीर से जल का ह्रास होगा, निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी बॉडी से फ्लूइड की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। जो व्यक्ति होगा उसको सीवियर डायरिया होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन होगा, बहुत ही ज़्यादा उल्टी होगा। तो हर तरीके से क्या होगा, बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा। प्लेग हो गया, प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये होता है इंसेक्ट के बाइट करने से। नाम आप याद रख सकते हो, रैट फ्ली। रैट फ्ली के काटने से, ये इंसेक्ट है, रैट फ्ली ये इंसेक्ट है। ये जो फ्ली है ये चूहों से अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी चूहों पे ये परजीवी है, पैरासाइट है चूहों के ऊपर। अगर कोई संक्रमित चूहा है तो उस संक्रमित चूहे से ये जो फ्ली है ये अपना पोषण प्राप्त करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। ब्लड चाहिए होता है, चूहे के ब्लड से ये फ्ली अपना न्यूट्रिशन लेता है, यानी इसके ब्लड से अपना पेट भरता है। तो संक्रमित चूहा है, यानी उस चूहे में ये यर्सीनिया पेस्टिस है, प्लेग का बैक्टीरिया है, तो उस चूहे से इस फ्ली के अंदर आएगा और जब ये फ्ली किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको भी ये प्लेग हो जाएगा। तो प्लेग जो है ये चूहों की बीमारी है, लेकिन इंसानों में भी ये बीमारी हो जाती है। लिम्फ नोड हो गया, गर्दन, बगल यानी कि आर्मपिट, फेफड़ा, ये सब अंग प्रभावित होते हैं। उसके बाद लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग, ये भी है एयरबॉर्न इन्फेक्शन। यहां मैंने इसलिए लिख दिया हुआ है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है वायु वाहित रोग। एयरबॉर्न यानी कि वायु वाहित, आपसे पूछा जाएगा कौन है वायु वाहित रोग, तो देख लेना इनमें से कोई एक विकल्प होगा जो भी एयरबॉर्न है इन्फेक्शन उनमें से। तो लेप्रेसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण। त्वचा हो गया, तंत्रिकाएं, आंख, नाक, ये सारे अंग प्रभावित होते हैं। निमोनिया, ये भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का नाम है। फेफड़ा सबसे अधिक यहाँ पे प्रभावित होता है, तो ये फेफड़ा और ये फेफड़ा ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया दोनों के केस में आप ध्यान में रखेंगे। टेटनस, टेटनस को ही लॉक जॉ बोलते हैं, धनु स्तंभ बोलते हैं। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया का नाम है। तंत्रिका तंत्र, पेशी, गर्दन, जबड़ा, ये सारे अकड़ जाते हैं। जो जबड़े वाली जो मांसपेशी है, जो गर्दन वाली जो मांसपेशी है, सब अकड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब जंग लगा हुआ कील चुभ जाए कहीं पर भी बॉडी के किसी हिस्से में, या फिर आप कहीं पर गिर जाते हो, तो टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि टेटनस, ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है, ये समझो हमारे वातावरण में कहीं भी हो सकता है, एयर में, मिट्टी में, लोहे पर, कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लो मिट्टी में ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वहां पर कोई गिरता है और वहां पे कटवट लग जाता है बॉडी पे, तो उस कटे हुए स्थान से ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा।
या फिर मान लो कोई लोहा है, चाहे वो जंग लगा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोहे पर अगर क्लोस्ट्रीडियम टिटानी है और वो पैरों में चुभ जाता है या बॉडी के किसी भी हिस्से में चुभ जाता है, तो उस स्थान से जहाँ पे वो चुभा हुआ है वहाँ से ये क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा और टेटनस बीमारी को जन्म देगा। नेक्स्ट है डिप्थीरिया गलघोटू। ये भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, सलाइवा से भी हो जाएगा। जब सलाइवा बोल दिया मतलब आप, यानी कि आप ड्रिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, पीने वाली चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते हैं। और एयरबॉर्न यानी कि आपको तो दूर ही रहना है, क्योंकि छींकने खांसने से ये बीमारी फैल जाएगी। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया का नाम है, गला प्रभावित होता है, नाक प्रभावित होता है। पर्टूसिस, पर्टूसिस को ही काली खांसी या फिर कुकुर खांसी बोलते हैं, या फिर इसी को वुपिंग कफ बोलते हैं। तो ये भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है और सलाइवा से भी होता है। तो बार्डेटेला या फिर हीमोफाइलस पर्टूसिस, बॉर्डेटेला या फिर हीमोफाइलस पर्टूसिस ये बैक्टीरिया के नाम है, दो अलग अलग बैक्टीरिया। तो ट्रैकिया याद रखेंगे आप, श्वास नली इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया ये एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। ये होता है निजेरिया गोनोरिया के कारण। मूत्र मार्ग मेल फीमेल दोनों के अंदर प्रभावित हो सकते हैं और प्रजनन मार्ग फीमेल के अंदर। सिफिलिस, सिफिलिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण। ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण योनि हो गया, लिंग हो गया, त्वचा यानी कि वेजाइना हो गया, पीनस हो गया, स्किन हो गया, ये सारे अफेक्ट होते हैं। उसके बाद एक और याद रखो ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ये आंखों की बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ये सारे हैं बैक्टीरियल डिजीजेज। निम्न में कौन काली खांसी है, कौन वुफिंग कफ है? ये है पर्टूसिस, बी हमारा राइट आंसर। आंत की बुखार डैश द्वारा एक बीमारी है, इंटेस्टिनल फीवर। इंटेस्टिनल फीवर यानी कि कौन? टाइफाइड। टाइफाइड अलग होता है, टाइफस अलग होता है, लेकिन दोनों बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए। मैरी मेलन का संबंध किस बीमारी से है? मैरी मेलन का संबंध है टाइफाइड बीमारी से। टाइफाइड बीमारी से, इसे टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। मैरी मेलन ये बहुत सारे व्यक्तियों को टाइफाइड बीमारी फैलाई थी। जो मैरी मेलन है ये बहुत सारे व्यक्तियों को टाइफाइड बीमारी फैलाई थी। वो कैसे? ये न्यूयॉर्क के अंदर एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी, कुक थी ये। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये टाइफाइड बीमारी से संक्रमित है, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं था, सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे जिससे इनको ये पता चले कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी है। ये अपना खाना बनाती थी, वो खाना सब लोग खाते थे। देखो जब ये खाना बना रही है उस समय देखो इनके नाक से या नाक से मुंह से ये पैथोजन देखो। टाइफाइड के लिए बैक्टीरिया कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी देखो इनके नाक से मुंह से ये खाना में जा रहा है, यानी कि वो जो खाना जो ये बना करके दी वो हो चुका है दूषित। उस खाने को जो भी व्यक्ति खाएगा उसको भी हो जाएगा टाइफाइड। इस प्रकार से ये खाना बनाती थी, खिलाती थी, और जो खाता था उसको टाइफाइड बीमारी हो जाता था। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे। सिम्टम्स होता है तभी किसी को पता लगता है कि हाँ मैं बीमार हूं, लेकिन जब सिम्टम्स ही ना दिखे बीमारी के तो वो बीमारी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अभी मान लो किसी को कोरोना है, किसी को कोविड-19 बीमारी है, अगर उसके अंदर सिम्टम्स ना दिखे, ना बुखार लगे, ना सर्दी हो, ना खांसी हो, कुछ भी ना हो, तब तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ मुझे कोविड-19 नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति न जाने कितने सारे व्यक्ति को कोविड-19 बीमारी फैला चुका होगा। तो यही हुआ मैरी मेलन के केस में। इनको खुद नहीं पता था कि मैं टाइफाइड से संक्रमित हूं, और इस प्रकार ये बहुत सारे व्यक्तियों को बीमारी फैला चुकी थी। और जब पता लगा कि मैरी मेलन को टाइफाइड है और ये बीमारी को फैला रही है, तब इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। गलत मिलान चुनना है। टाइफाइड ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के कारण, हैजा विब्रियो कॉलेरा के कारण, प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस के कारण, यर्सीनिया पेस्टिस के कारण, ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण तो सिफिलिस होता है। सारे बैक्टीरिया के नाम रटा होना चाहिए आपको। डी हमारा राइट आंसर। विडाल जांच किस बीमारी के लिए है? विडाल टेस्ट ये है टाइफाइड के लिए। काली मौत बीमारी के लिए उत्तरदायी है ब्लैक डेथ के लिए उत्तरदायी है बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। बी हमारा राइट आंसर। ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण सिफिलिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी,
निजीरिया गोनेरिया, इसके कारण क्या होता है? गोनेरिया। तपेदिक डैश जनित बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस से लंग्स अफेक्ट होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब यहां देखो, ये जो संक्रमित व्यक्ति है इसके खांसने से, छींकने से ये ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, और इन ड्रॉपलेट्स में देखो ध्यान से, इसके अंदर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब इस ड्रॉपलेट को ये जो व्यक्ति है जो कि अब तक इन्फेक्टेड नहीं है, ये इनहेल कर लेगा, यानी कि जब वो सांस लेगा तो उसके साथ ये सारे ड्रॉपलेट्स इसके बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर इस व्यक्ति को भी टीबी हो जाएगा। निम्न में कौन फेफड़ों की बीमारी है? तो ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक क्षय रोग। किस बीमारी में जबड़े में लॉक लग जाता है? लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं, ये है टेटनस। डी हमारा राइट आंसर। अब यहाँ टेटनस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर। टेटनस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु द्वारा ये एक बीमारी है जो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को अटैक करता है। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी है ये कुछ टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं जिसके कारण ये टेटनस बीमारी होती है। जब ये टेटनस बीमारी होती है तब क्या होता है? मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स जो होते हैं, जो मांसपेशी होती है वो अकड़ जाती है, खास करके जो जबड़े की मांसपेशी होती है, जो गर्दन की मांसपेशी होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा अकड़न होता है। और जब जबड़े की मांसपेशी जकड़ती है तब हम इसे बोलते हैं लॉक जॉ, यानी कि जबड़ा जो है वो लॉक हो चुका है। जो नीचे वाली जबड़ा है वो अभी क्या है कि हम मूव कर पाते, लेकिन जब ये लॉक जो हो जाएगा तब नीचे वाला जो जबड़ा है वो भी मूव नहीं करता है। बीमारी जो दूषित जल और भोजन से फैलती है, तो टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ये सारे के सारे हैं जो दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। गलघोटू बीमारी प्रभावित करता है। गलघोटू बीमारी ये गला यानी कि थ्रॉट, गला को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी। निम्न में कौन एक यौन संचारित रोग है जो जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो भी बैक्टीरियल। ट्रैकोमा ये आंखों की बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया हमारा राइट आंसर। गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरियल है। एड्स भी एसटीडी है लेकिन ये वायरल है। रिंगवॉर्म ये फंगल डिजीज है, कवक के कारण ये रिंगवॉर्म होता है। सिफिलिस डैश द्वारा एक यौन संचारित बीमारी है, तो सिफिलिस ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्न में कौन एक जीवाणु जनित रोग है? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। रिंगवॉर्म ये कवक के कारण होता है, तो नहीं पूछा है तो बी हमारा राइट आंसर। बाकी ट्रैकोमा ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज है। ट्रैकोमा प्रभावित करती है, ट्रैकोमा अफेक्ट करती है आंखों को। क्षय रोग के संदर्भ में गलत चुने। क्षय रोग ये बैक्टीरियल डिजीज है, सही है। एयरबोर्न इन्फेक्शन है, ये भी सही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, सी हमारा राइट आंसर। बाकी ये लंग्स को अफेक्ट करते ही हैं, तो सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन सा जल जनित बीमारी है? अब देखो, वाटर बॉर्न डिजीज, इसका मतलब यही हुआ कि जो दूषित पानी है उसको पीने से बीमारी हो जाती है। तो डायबिटीज ये तो नॉन इन्फेक्शियस है। कॉलेरा हमारा राइट आंसर। कॉलेरा ये दूषित जल और भोजन से बीमारी फैलती है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इनसे जो लंग्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है? ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। एसएससी का पूछा हुआ सवाल है और विकल्प भी वही है जो एसएससी में पूछा गया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, तपेदिक। अब मान लीजिए कोई जानवर है, इस जानवर को है टीबी, इस जानवर को है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है। जब ये जानवर दूध देगी तो इस दूध में भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट होंगे, यानी जो टीबी के जो बैक्टीरिया है इस दूध में भी होंगे। फिर इस दूध को अगर कोई पीता है तो उसमें भी ये बीमारी फैल जाएगी, यानी कि टीबी जो है उस व्यक्ति को भी, जो इस दूध को पिएगा उसको भी ये टीबी हो जाएगा।
ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं उसे वेक्टर बोलते हैं, वाहक बोलते हैं, और जो रोग को जन्म देते हैं उसे पैथोजन बोलते हैं। जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किस बीमारी से रक्षा हेतु दिए जाते हैं? तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ महीने बाद उसे DPT का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो यहाँ जो D है इसका मतलब डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस, पर्टूसिस बोले तो वूफिंग कफ, और T से टेटनस। तो B हमारा राइट आंसर, वूफिंग कफ यानी कि पर्टूसिस, टेटनस, डिप्थीरिया। BCG प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? BCG का जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है टीबी के लिए। B हमारा राइट आंसर। यहाँ जो B है इसका मतलब है बैसिले, C है इसका मतलब कालमेट, और G है इसका मतलब ग्यूरिन। तो बैसिले, कालमेट, ग्यूरिन, कालमेट ग्यूरिन ये वैज्ञानिक का नाम है। तो B हमारा राइट आंसर। पहली बार जो BCG का इंजेक्शन है ये 1921 में दिया गया था ह्यूमन को। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस डे पर टीबी से कैसे बचना है इन सब के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। कौन सी बीमारी प्रेषणीय संपर्कीय रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है? तो कम्युनिकेबल डिजीज वही होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जैसे यहाँ देखो, इस व्यक्ति को कोई बीमारी है, ये जब ये छींक रहा है, छींकने के साथ देखो ये पैथोजेंस बाहर आ रहे हैं, और फिर ये जो बंदा है ये भाग रहा है इस पैथोजन से, कहीं इसको भी ना हो जाए। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन है? डायबिटीज नहीं है, कैंसर नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है, B है। आर्थराइटिस होता है ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने से। ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताया हुआ है स्केलेटल सिस्टम में। अमीबियासिस क्या करता है? अमीबियासिस यानी कि अमीबिक डाइसेंट्री या फिर अमीबिक डिसेंट्री, जो मन करे बोल दो, इसके कारण होता है डायरिया। तो A हमारा राइट आंसर। हालांकि यहाँ पर डायरिया जो है उतना सीवियर नहीं होता है जितना कॉलेरा के अंदर होता है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर दस्त ही होगा। ये भी SSC का पूछा हुआ सवाल। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं, जो बीमारी को जन्म देते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव को पैथोजन कहते हैं। B हमारा राइट आंसर। और संक्रमित व्यक्ति से इस पैथोजन को एक स्वस्थ व्यक्ति तक, यानी जिसको वो बीमारी नहीं है, वहां तक लेकर के जाने का जो काम करता है जीव, उसे वेक्टर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छरों के रोकथाम का जैविक उपचार है? देखो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैविक उपचार यानी कि जीव का इस्तेमाल किया जाएगा, लिविंग सजीव का इस्तेमाल किया जाएगा। यह है गैम्बूसिया। ये RRB JEE में पूछा हुआ सवाल है, मुझे अच्छे से याद है। जब मैंने डिस्कशन करवाया था तो एक सवाल आया था गैम्बूसिया के ऊपर। तो गैम्बूसिया को ही मस्क्यूटो फिश बोलते हैं। ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ये जो फिश है, ये जो मछली है, ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। BCG टीका में C संबंधित है। मैंने आपसे कहा बैसिले, कालमेट, ग्यूरिन। C यानी कि कालमेट। A हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी होती है? SSC का पूछा हुआ सवाल। आंसर टाइफाइड। हैजा फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? ये भी SSC का सवाल। हैजा फैलाने वाले रोगाणु की खोज, पैथोजन की खोज, या फिर सिंपली पूछ दे कॉलेरा जो बीमारी है उसकी खोज किसने की? आंसर आपका रॉबर्ट कोच होगा। A हमारा राइट आंसर। तो रॉबर्ट कोच ने खोजा जानवरों में एंथ्रेक्स बीमारी को, मनुष्यों में कॉलेरा और टीबी बीमारी को। जानवरों में एंथ्रेक्स और मनुष्यों में हैजा और तपेदिक बीमारी को। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक प्रवृत्ति का नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है? तो कॉलेरा इन्फेक्शियस है, टीबी भी है, चिकन पॉक्स भी है, चिकन पॉक्स जो कि वायरल डिजीज है। कैंसर ये नॉन इन्फेक्शियस है। अब हम लोग देखेंगे वायरल डिजीज के बारे में, ऐसी बीमारियों के बारे में जो विषाणुओं के कारण होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जब हम हाईली कंटेजियस बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। हाईली कंटेजियस डिजीज का मतलब होता है अति संक्रामक बीमारी, ऐसी बीमारी जो बहुत ही आसानी से फैल जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जो हाईली कंटेजियस बीमारी होती है वो बहुत ही आसानी से फैल जाती है, छींकने से, खांसने से, सलाइवा से, यानी कि किस करो या फिर ड्रिंक शेयर करो, जूठा पानी पियो, उससे। जो कंटेमिनेटेड सरफेस होते हैं, यानी जो दूषित सतह है, उनसे ये बीमारी फैल जाएगी। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सतह को छूता है, फिर एक हेल्दी पर्सन उस सतह को छूता है, तो वो बीमारी फैल सकती है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके कपड़े इस्तेमाल करने से, ब्लैंकेट इस्तेमाल करने से, तौलिया इस्तेमाल करने से, यानी उनके द्वारा यूज किए जाने वाले जो कपड़े होते हैं उनके इस्तेमाल से ये बीमारी फैल जाती है।
स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, हाथ मिलाने से, गले लगने से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ तो ये बीमारी फैल जाती है। माँ से बच्चों में प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर बच्चे की जब देखभाल होती है उसके दौरान, या फिर बच्चे को जन्म देते टाइम ये बीमारी माँ से बच्चों में फैल जाती है। तो हाईली कंटेजियस अति संक्रामक बीमारी का ये मतलब होता है कि इन सारे कारणों के कारण ये बीमारी फैल सकती है। सबसे पहले देखते हैं चिकन पॉक्स, जिसको बोलते हैं छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स यानी कि बड़ी माता। यहाँ स्मॉल का मतलब छोटी नहीं, स्मॉल पॉक्स का मतलब यहाँ बड़ी माता है। तो स्मॉल पॉक्स का मतलब आप छोटी माता मत बोलना। स्मॉल पॉक्स तो अब पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है, लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी आप देखते होंगे, अभी भी ये बीमारी होती है। तो चिकन पॉक्स में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं बॉडी पर, स्मॉल पॉक्स में यही दाने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो पर्ली ब्लिस्टर ऑन बॉडी, रेडिश स्पॉट ऑन बॉडी, तो ये दोनों ही जो प्रभाव है ये दोनों में चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में देखे जाते हैं, और ये दोनों ही हाईली कंटेजियस बीमारी है। और जब हाईली कंटेजियस बोलते हैं तो इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है डेंगू फीवर, जिसे हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि डेंगू फीवर में मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत ही तेज दर्द होता है। डेंगू बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, ये एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। जो डेंगू बीमारी है ये एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो ज्वाइंट्स हो गया, आंखों के पीछे भी दर्द होता है, मसल्स में पेन होते हैं, ज्वाइंट्स में पेन होते हैं, इन सारे जगहों पे पेन होते हैं। पोलियो, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा, दूषित जल और भोजन से होगा। पोलियो के द्वारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, ये सारे ही प्रभावित होते हैं। रैबीज को ही हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, क्योंकि रैबीज जिस इंसान को होता है उसे जल से डर लगता है। तो रैबीज ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। केवल पागल कुत्ते ही नहीं, कोई भी ऐसा जानवर जिसको रैबीज है, रैबीज बीमारी है, अगर वो किसी इंसान को काटता है तो उसमें भी वो बीमारी फैल जाएगी। लेकिन मनुष्यों की अगर हम बात करें तो जितने भी केसेस आते हैं मनुष्यों में रैबीज के, वो 99% उनमें कुत्तों के काटने से होता है। यानी 100 रैबीज के केस आते हैं तो उसमें 99 जो होंगे ना वो कुत्ते के काटने से हुआ है। तो इसीलिए आप सिंपल याद रखो कि कुत्ते के काटने से रैबीज बीमारी जो है वो ये फैलती है। कुत्ते के सलाइवा में रैबीज के वायरस होते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मम्प्स हो गया, गलशोथ, ये भी हाईली कंटेजियस बीमारी है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि एक प्रकार का सलेवरी ग्लैंड है, इनमें इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है। मीजल्स बोल दो या फिर रूबियोला बोल दो, मीजल्स बोल दो या फिर रूबियोला बोल दो। एक होता है रूबेला, ये रूबेला है जर्मन मीजल्स, जर्मन खसरा, और ये है रूबियोला, सिंपली खसरा। ये भी हाईली कंटेजियस है। इनमें नाक हो गया, गला हो गया, आंख हो गया, त्वचा हो गया, ये सारे प्रभावित होते हैं। उसके बाद हर्पीज या फिर जेनाइटल हर्पीज बोल दो, जेनाइटल हर्पीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग है। इनसे जो स्किन है ये प्रभावित होती है। एड्स के बारे में आप जानते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, HIV के कारण होता है। इनमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, ये सारे हेपेटाइटिस के प्रकार हैं। इनमें आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में ध्यान में रखना है कि हेपेटाइटिस बी ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन सारे हेपेटाइटिस में लीवर अफेक्ट होते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है लीवर का अफेक्ट होना। मेनिंजाइटिस ये फंगल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है मेनिंजाइटिस के लिए पैथोजन वो वायरल होता है। लेकिन आप ध्यान में रखो बैक्टीरियल, फंगल, वायरल तीनों ही हो सकते हैं, यानी कवक के द्वारा भी, जीवाणु के द्वारा भी और विषाणु के द्वारा भी ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो मेनिंजेज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है, तो ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी इनमें अफेक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ और देख लो, जेनाइटल वार्ट्स देख लो। अभी आपने जेनाइटल हर्पीज देखा था, यह जेनाइटल वार्ट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इन्फ्लुएंजा जिसे हम लोग सिंपली फ्लू बोलते हैं, ये भी हाईली कंटेजियस है। कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जुकाम, जो अक्सर हम लोगों को कॉमन कोल्ड होता है। स्वाइन फ्लू जिसका कारण H1N1 वायरस है, ये भी हाईली कंटेजियस हो गया। उसके बाद है चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका फीवर, और इसके बाद एक और अभी आपने देखा डेंगू। तो इन सभी के लिए जो मच्छर है वो है एडीज एजिप्टी। अभी आप आगे देखेंगे एडीज एजिप्टी। तो एडीज मस्क्यूटो के काटने से चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका फीवर और डेंगू फीवर ये सारे ही हो जाते हैं। इन सब के लिए जो वाहक है वो है एडीज एजिप्टी मच्छर। तो डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, चिकनगुनिया के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, जीका के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, येलो फीवर के लिए वैक्सीन है। और जीका जो फीवर है ना, ये जो जीका फीवर है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये जो जीका वायरस का इन्फेक्शन है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाता है।
उसके बाद इबोला वायरस डिजीज, EVD शॉर्ट में लिखते हैं, ये भी हाईली कंटेजियस है। इबोला वायरस को सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था। उसके बाद निपा वायरस इन्फेक्शन, निपा वायरस इन्फेक्शन ये दूषित भोजन से हो जाता है और पर्सन टू पर्सन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो भी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के बारे में देख लो, ब्लड से ब्लड अगर कांटेक्ट में आता है तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा हेपेटाइटिस बी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ब्लड से ब्लड अगर किसी तरीके से भी कांटेक्ट में आता है तो हो जाएगा। माँ से बच्चों में जन्म देते समय या फिर टैटू बनाने वाले जो निडल्स होते हैं उनके थ्रू, डॉक्टर्स जो निडल्स इस्तेमाल करते हैं उनके थ्रू, घर में जो रेजर इस्तेमाल करते हैं, ब्रश, टूथब्रश जो इस्तेमाल करते हैं, ईयरिंग इस्तेमाल करते हैं, इन सब के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी या फिर आप यहाँ पर HIV भी लिख सकते हो। हेपेटाइटिस बी और HIV ये दोनों ही इन सारे तरीके से फैल सकते हैं और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हेपेटाइटिस बी एंड HIV ये दोनों फैल सकते हैं। तो जिस तरीके से हेपेटाइटिस बी यहाँ पर फैल रहा है वैसे ही HIV भी फैलता है, तो आप ये दोनों के लिए याद रख सकते हो। निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है, कौन वायरल डिजीज है? रिंग वॉर्म ये कवक के कारण होता है, फंगल डिजीज है, तो ये नहीं होगा। फाइलेरिया अभी हम लोग देखेंगे राउंड वॉर्म के कारण, गोल कृमि के कारण होता है। पोलियो ये वायरल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है। पोलियो के संदर्भ में सही चुनना है। दूषित जल और भोजन से फैलता है पोलियो, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी सही है। और इसमें गर्दन में अकड़न होती है, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे सही है, ऑल ऑफ दीज। पहला पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पहला पोलियो वैक्सीन की खोज की जोनास साल्क ने। जोनास साल्क को फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है, यानी पोलियो के टीके का जनक कहा जाता है जोनास साल्क को। आप याद रखेंगे पोलियो के लिए जो पहला वैक्सीन डेवलप किया ये जोनास साल्क ने किया था 1951 में। 1951 में जोनास साल्क ने पोलियो के लिए पहला वैक्सीन तैयार किया। इस वैक्सीन को साल्क वैक्सीन भी कहते हैं, साल्क वैक्सीन। और ये है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ये आप ध्यान में रखना, IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि इस वैक्सीन में जो पोलियो वायरस होते हैं ना वो इनएक्टिवेटेड होते हैं या फिर बोल दो किल्ड होते हैं, मरे हुए होते हैं। ये इंजेक्टेबल होते हैं, आप देख सकते हो इंजेक्शन दिया जा रहा है। और पहली बार इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था 1955 में। जोनास साल्क ने पहला पोलियो वैक्सीन तैयार किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। वहीं पोलियो के लिए जो दूसरा वैक्सीन है, सेकेंड वैक्सीन है, इसे डेवलप किया अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन ने दूसरा पोलियो वैक्सीन को तैयार किया 1957 में। इस वैक्सीन को साबिन वैक्सीन भी कहते हैं, साबिन वैक्सीन। इसमें पोलियो वायरस मरे हुए नहीं होते हैं लेकिन वो कमजोर होते हैं। वीकेंड पोलियो वैक्सीन OPV ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। 2 बूंद जिंदगी की जो अभियान चलता है आप जानते हैं, उनमें 2 बूंद पिलाया जाता है बच्चों को, तो उसमें पोलियो वायरस होते हैं, उसमें पोलियो वायरस होते हैं, वो कमजोर वायरस होते हैं, कमजोर पोलियो वायरस होते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन ये डेवलप किया अल्बर्ट साबिन ने। पहली बार इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया 1961 में। तो साल्क वैक्सीन और साबिन वैक्सीन ये दोनों ही पोलियो से संबंधित है। पहला ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? अब पहला वैक्सीन तो बनाया जोनास साल्क ने, लेकिन पहला ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया अल्बर्ट साबिन ने। ए हमारा राइट आंसर। पोलियो के टीके का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जोनास साल्क को। साल्क वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? साल्क वैक्सीन बोल दे या फिर साबिन वैक्सीन बोल दे, ये पोलियो की वैक्सीन है। किस बीमारी में मरीज को पानी से डर लगता है? मरीज को पानी से डर लगता है रैबीज में। पानी से डर लगना ये हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको रैबीज होता है ना उसे हवा से भी डर लगता है, एरोफोबिया बोलते हैं उसे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के सलाइवा में रैबीज के वायरस होते हैं और उसके थ्रू ये जो वायरस है कटे हुए स्थान पे, यानी जहां पे कुत्ता काट रहा है उसके स्थान से बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि रैबीज होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल कुत्ते के काटने से रैबीज हो सकता है। कोई भी रैबिड एनिमल हो, कोई भी रैबिड एनिमल बोले तो कोई भी ऐसा जानवर जो रैबीज से संक्रमित है, अगर वो किसी इंसान को, मनुष्य को काटता है तो उस इंसान को भी रैबीज हो जाएगा। लेकिन मनुष्यों में जो भी रैबीज फैलते हैं ना वो मैक्सिमम 99% जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसीलिए आप कुत्ता ध्यान में रखो, कुत्ते के काटने से रैबीज होता है। और लुईस पास्चर जो थे उन्होंने रैबीज के लिए टीके को डेवलप किया था। रैबीज का जो वैक्सीन है ये किसने डेवलप किया था? लुईस पास्चर।
रेबीज बीमारी ये प्रभावित करती है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को। रेबीज के बारे में कहा जा रहा है कि जो कुत्ते होते हैं ना, वो मेन सोर्स होते हैं ह्यूमन में रेबीज के कारण मरने का। यानी मनुष्यों में जो रेबीज होता है उनमें 99% जो है ये डॉग्स के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। रेबीज ये जूनोटिक वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज तो आप समझ ही चुके हो। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जूनोटिक का मतलब होता है अन्य जानवर से मनुष्य में आना। कोई वायरस अन्य जानवर में था और उसके बाद वो मनुष्य में आ गया, यानी नॉन ह्यूमन से ह्यूमन में आ गया। ऐसे बीमारियों को हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कि प्लेग है, प्लेग चूहों की बीमारी थी लेकिन वो मनुष्य में आ गया, तो वो भी जूनोटिक है। ऐसे ही ये रेबीज है, इसके जो वायरस होते हैं वो अन्य जानवर में होते हैं लेकिन काटने पर ये मनुष्यों में बीमारी फैल जाती है, तो ये भी जूनोटिक डिजीज है। तो कोई भी ऐसी बीमारी हो जो दूसरे जानवर से मनुष्य तक पहुंची है, उसे हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। रेबीज के 2 फॉर्म्स होते हैं, फ्यूरियस रेबीज एंड पैरालिटिक रेबीज। आपको नाम नहीं ध्यान में रखना है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि फ्यूरियस रेबीज के अंदर हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि जो मरीज है, संक्रमित व्यक्ति है, उसे पानी से डर लगता है और कुछ केसेस के अंदर हवा से भी डर लगता है, एरोफोबिया जिसे बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है उसका। वहीं पैरालिटिक रेबीज के अंदर जिस स्थान पर कुत्ते काटते हैं वो स्थान पैरालाइज कर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे कोमा में भी चला जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डेंगू बुखार के संदर्भ में सही चुनना है तो ये वायरल डिजीज है। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये डेंगू बीमारी फैलती है। डेंगू के बारे में आपने सुना होगा कि इनमें जो प्लेटलेट की संख्या है वो कम हो जाती है, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर है। एडीज मच्छर फैला सकते हैं। एडीज मच्छर येलो फीवर फैला सकते हैं, डेंगू फैला सकते हैं, चिकनगुनिया फैला सकते हैं, जिका फीवर फैला सकते हैं। ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर। तो यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है एडीज इजिप्टी मच्छर जो है ये डेंगू फैला सकते हैं, चिकनगुनिया फैला सकते हैं, पीला बुखार, जिका बुखार, ये सब फैला सकते हैं। येलो फीवर को येलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जॉन्डिस भी हो जाता है। जॉन्डिस के कारण आप जानते हो त्वचा पीली पड़ जाती है, तो येलो फीवर के अंदर जॉन्डिस भी सिम्टम्स में आते हैं, इसीलिए इसे येलो फीवर कहा जाता है। इन चारों में केवल येलो फीवर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। बाकी डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, चिकनगुनिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं, जिका के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे जैसे सिम्टम्स दिखते हैं उसके हिसाब से दवा दिया जाता है। ऐसा कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है डेंगू, चिकनगुनिया और जिका के लिए। चिकनगुनिया डैश द्वारा एक बीमारी है। चिकनगुनिया ये वायरल डिजीज है। इनमें से कौन है जो एक वायरल डिजीज है? डायबिटीज नहीं है। बेरी जो कि थायमिन विटामिन B1 की कमी से, ये भी नहीं है। कॉमन कोल्ड हाईली कंटेजियस है, तो सी हमारा राइट आंसर। कैंसर ये नॉन इन्फेक्शियस है, तो डायबिटीज, बेरी, कैंसर ये सारे की सारे संक्रामक बीमारी नहीं है। बड़ी माता जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं और जिसे वेरियोला भी कहते हैं, वेरियोला डैश द्वारा संक्रामक बीमारी है, तो वेरियोला वायरस के कारण। ए हमारा राइट आंसर। और वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसके कारण होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को छोटी माता भी बोलते हैं, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स और वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स को सिंपली वेरिसेला भी कहा जाता है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है, यहाँ देखो स्मॉल पॉक्स में जो दाने होते हैं ना, ये दाने बड़े बड़े होते हैं और चिकन पॉक्स में दाने बड़े बड़े होते हैं, साथ में ये व्हाइट दिखते हैं। चिकन पॉक्स के अंदर ये दाने छोटे होते हैं और येलोइश दिखते हैं, पीले कलर का दिखता है चिकन पॉक्स के अंदर। बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की? या फिर सिंपली आपसे पूछ दे कि चेचक की टीके की खोज किसने की? आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर 1796 में चेचक के टीके की खोज की, यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की 1796 में। और ये पहला वैक्सीन था जो किसी बीमारी के लिए डेवलप किया गया था और ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। और ये जो टाइम है ये है WHO के अकॉर्डिंग। अगर किसी किताब में कुछ और लिखा हो तो मे भी हो सकता है, लेकिन ये WHO के अकॉर्डिंग 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। छोटी माता और बड़ी माता के संदर्भ में गलत चुनना है, तो छोटी माता और बड़ी माता ये दोनों ही वायरल डिजीज है और दोनों ही हाईली कंटेजियस है। हालांकि स्मॉल पॉक्स अब नहीं है, पूरी दुनिया से समाप्त हो चुका है। चिकन पॉक्स अभी भी होता है और यहाँ लिखा हुआ है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस नहीं बल्कि अति संक्रामक बीमारी है। वैक्सीन अवेलेबल है दोनों के लिए।
निम्न में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन वायरल डिजीज नहीं है? वेरियोला बोले तो स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जिसे सिंपली फ्लू कहा जाता है, अनीमिया। अनीमिया तो हमेशा हो जाएगा जब भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी। किसी भी बीमारी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन जा रहा है तो अनीमिया हो जाएगा। गलसुआ या कनफेड के संदर्भ में सत्य चुनना है। मम्प्स के बारे में बताना है कि कौन सही है। तो ये वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन होता है, तो ये सारे के सारे सही है। खसरा के रोगाणु है, मिजल्स के पैथोजन है, तो मिजल्स जो है ये वायरल डिजीज है। रुबेला जिसे जर्मन खसरा भी बोलते हैं, देखो ये है रुबेला, और जो सिंपली खसरा होता है वो होता है रूबियोला। तो रुबेला बोल दो या फिर जर्मन मिजल बोल दो, ये वायरल डिजीज है। MMR का टीका डैश के लिए, तो एक M का मतलब मम्प्स है, दूसरे के लिए मिजल्स है एंड तीसरे के लिए जर्मन मिजल्स यानी कि रुबेला। तो मम्प्स, मिजल्स एंड रुबेला, आंसर सी, मम्प्स, खसरा, रुबेला। MMR का ये वैक्सीन, मिजल्स, मम्प्स एंड रुबेला। पीला बुखार का कारक है, पीला बुखार का कारक है वायरस, बी हमारा राइट आंसर। पीला बुखार का कारक है वायरस। फैलाने वाली जो मच्छर है वो है एडिज इजिप्टी। निम्न में कौन विषाणु द्वारा यौन संचारित रोग है, कौन वायरल एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि वायरल है? तो जेनेटल हर्पीज है, जेनेटल वाट्स है, एड्स है, ये सारे के सारे हैं। H1N1 विषाणु डैश का रोगाणु है, H1N1 के कारण होता है स्वाइन फ्लू, बी हमारा राइट आंसर। और एक और ध्यान में रखो, H5N1 जो कि होता है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू को ही एवियन फ्लू बोलते हैं या फिर बर्ड इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो इन सब का एक ही मतलब है, और इन सब के लिए जो वायरस है वो है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। डैश में शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती है, जॉन्डिस के अंदर त्वचा जो है वो पीली पड़ जाती है बिलीरुबिन के कारण। पीलिया में शरीर की त्वचा डैश की अधिकता के कारण पीली पड़ जाती है। तो पीलिया में होता क्या है, ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन है, जो ये येलो कलर का पिगमेंट है, ये हाई हो जाता है। जो मल होता है, जो एक्सक्रीटा होता है या फिर जो फिसीज होता है, जो इंसान मल का त्याग करता है, उसका कलर येलो होता है। वो येलो इसलिए होता है क्योंकि उसमें होता है बिलीरुबिन जो कि पीला कलर देता है मल को। ये बिलीरुबिन लीवर में बनता है आरबीसी के टूटने से। आरबीसी के टूटने से लीवर में ये बिलीरुबिन बनता है। आरबीसी जो ओल्ड आरबीसी होते हैं जिनका अब कोई काम नहीं है, वो टूटते हैं तो बिलीरुबिन बनता है। फिर ये बिलीरुबिन जो है लीवर के बाद गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर से ये छोटी आंत फिर बड़ी आंत से होते हुए मल के साथ बाहर आता है। तो कहानी की शुरुआत हुई लीवर से। जॉन्डिस में आप जानते हो लीवर अफेक्ट होता है, तो जब लीवर अफेक्ट होगा तो वो जो सारी प्रक्रिया है बिलीरुबिन के बनने से लेकर के मल के साथ बाहर आने तक, ये सारे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल ये हाई हो जाता है, और ब्लड आप जानते हो पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो त्वचा पीली पड़ जाती है। जो मूत्र है वो भी पीला होने लग जाता है। लेकिन जो मल होगा ना, उसका कलर अब पीला नहीं होगा, वो अब लाइट कलर का हो जाएगा। जितना पीला था हुआ करता था उतना पीला नहीं होगा, क्योंकि बिलीरुबिन तो बाहर आ ही नहीं रहा है। तो आंखों का जो स्क्लेरा है, व्हाइट वाला पार्ट, वो पीला दिखेगा आपको। आप जानते ही होंगे जॉन्डिस के जो मरीज होते हैं, आपने देखा होगा कभी ना कभी, त्वचा पीली पड़ जाती है, जो मूत्र है वो पीला होने लग जाता है, ऐसा बिलीरुबिन के कारण। जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है, ए हमारा राइट आंसर। हेपेटाइटिस डैश को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस कोई सा भी हो, A B C D E कोई सा भी हो, सारे में लीवर अफेक्ट होते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है लीवर में इन्फ्लामेशन। अब हम लोग देखेंगे फंगल डिजीज के बारे में, ऐसी बीमारियों के बारे में जो कि कवक के द्वारा होती है। तो सबसे पहला नंबर पर है रिंग वॉर्म यानी कि दाद। दाद से परेशान आप में से अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिनको ये समस्या होगी, दाद की समस्या। तो ये जो दाद है ये भी संक्रामक होते हैं, काफ़ी संक्रामक होते हैं। जिस इंसान को दाद है उसका कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनका टॉवेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और स्किन के जिस हिस्से पे दाद है उसके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए। शरीर में ये कहीं पर भी हो सकता है। एथलीट्स फुट, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, पैरों को प्रभावित करती है ये बीमारी। बार्बर्स इच हो गया है फेस को। जेनाइटल इच, ये जो जननांग के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसका इन्फेक्शन होता है। मेनिंजाइटिस अभी आपने देखा था वायरल में, यहाँ मैंने फंगल में भी लिख दिया हुआ है, बैक्टीरियल भी होता है। तो मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजेज जो होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के लिए जो कवरिंग लेयर है, मेनिंजेज जिसको हम बोलते हैं, उनमें सूजन, उनमें इन्फ्लामेशन।
एस्परजिलोसिस श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। निम्न में कौन कवक द्वारा बीमारी नहीं है? रिंगवॉर्म है, बार्बर्स इच है, एथलीट्स फुट है, फाइलेरियसिस नहीं है। ये जो फाइलेरिया है ये होता है राउंड वॉर्म के कारण। राउंड वॉर्म बोले तो गोल कृमि के कारण। अब आते हैं हेलमिन्स डिजीज। हेलमिन्स डिजीज या फिर बोल दो कृमि। ये कृमि चपटे कृमि, गोल कृमि कुछ भी हो सकते हैं कृमि के कारण। तो सबसे पहले देखते हैं एस्कैरियासिस। इसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है एनिमल किंगडम के अंदर। तो एस्कैरियासिस जो बीमारी है ये होता है एस्कैरिस के कारण। एस्कैरिस ये राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म बोले तो एस्क हेलमिन्थस फाइलम। एस्क हेलमिन्थस फाइलम का ये जानवर है जिसे हम लोग निमेटोडा फाइलम ही बोलते हैं। तो ये निमेटोड है, एस्क हेलमिन्थस का जानवर है। एस्क हेलमिन्थस के जानवर को हम लोग सिंपली राउंड वॉर्म बोलते हैं। और मैंने वहां भी आपसे कहा था कि मनुष्यों में सबसे सामान्य जो राउंड वॉर्म देखा जाता है वो एस्कैरिस होता है। ये एस्कैरिस मनुष्य की छोटी आंत में रहता है पहुंचने के बाद, और ये बीमारी को जन्म देता है एस्कैरियासिस। फैलता कैसे है? कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन सब से। कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको एस्कैरियासिस की प्रॉब्लम है, तो वो संक्रमित व्यक्ति जब अपना मल को त्यागेगा तो उसके मल में इस एस्कैरिस, ये जो एस्कैरिस है, ये जो राउंड वॉर्म है, इसके एग्स प्रेजेंट होंगे। इसके जो अंडे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये मल ड्राई होगा, सूखेगा हवा के कारण, कुछ पानी में मिल जाएगा, कुछ फलों पे, सब्जी पे, इन सारे स्थानों पर चला जाएगा। तो उसके साथ ये एग्स भी जाएंगे। बिना उन सब्जी को, फल को धोए अगर कोई खाता है, या फिर जिस पानी में इनके एग्स प्रेजेंट है उसको कोई पीता है, तो उस व्यक्ति में भी ये एग्स पहुंचेगा और फाइनली ये एडल्ट राउंड वॉर्म में डेवलप होगा और एस्कैरियासिस होगा वहां उस इंसान को भी, हेल्दी पर्सन को भी। एंड डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तब होगा जब जो व्यक्ति जो मल त्याग कर रहा है वो शौचालय में ना करके ऐसे किसी खुले स्थान पे कर रहा है। तो इसीलिए मल त्यागने के लिए शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे किसी खुले स्थान पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देता है। जब एस्कैरियासिस होगा तो मांसपेशियों में दर्द होगा, बुखार होगा, अनीमिया होगा, और डेफिनेटली इंटेस्टाइन में अगर ये रह रहा है तो मान लो बहुत सारे एग्स होंगे, बहुत सारे एस्कैरिस वहाँ पर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो आंत है वो भी तो जाम हो जाएगी ना आंत, तो इंटेस्टिनल पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एलिफेंटियासिस, जिसे हम लोग फाइलेरियासिस भी बोलते हैं या फिर सिंपली फाइलेरिया बोलते हैं। हाथी पांव ये भी होता है राउंड वॉर्म के कारण, यानी ये भी होता है एस्क हेलमिन्थस फाइलम के जानवर के कारण, निमेटोड के कारण। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, आप केवल वुचरेरिया भी याद रखोगे तो भी चलेगा। वुचरेरिया जीनस है, बैंक्रॉफ्टी स्पीशीज है। तो वुचरेरिया जो राउंड वॉर्म है इसके कारण होता है एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस। ये रहता है लिम्फेटिक वेसल में। एक तो होता है ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी, और दूसरा होता है लसिका वाहिनी। तो लसिका वाहिनी में ये जो राउंड वॉर्म है ये रहता है। फैलेगा कैसे? ये फैलेगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, इसके द्वारा ये राउंड वॉर्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। ये मच्छर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लिम्फेटिक वेसल में है तो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लसिका वाहिनी है, उनको ये जाम कर देता है, जिसके कारण जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, अन्य अंग होते हैं, उनमें भी सूजन हो जाता है। आप देख सकते हो हाथी पांव बीमारी में क्या होता है। ये इस इंसान का नॉर्मल पैर है और ये देखो हाथी के जैसा पांव हो चुका है। इतनी खतरनाक ये बीमारी है एलिफेंटियासिस। अगला है टीनियासिस। अभी आपने देखा एलिफेंटियासिस एंड एस्कैरियासिस, वो था राउंड वॉर्म के कारण, गोल कृमि के कारण, वो था राउंड वॉर्म के कारण, गोल कृमि के कारण। टीनियासिस ये है टेप वॉर्म। टीनियासिस आपने पढ़ा था टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनाटा आपने पढ़ा था प्लेटी हेलमिन्थस फाइलम में। प्लेटी हेलमिन्थस फाइलम को ही हम लोग फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, चपटी कृमि बोलते हैं। तो ये जो टीनियासिस है ये चपटी कृमि के कारण, या फिर बोल दो टेप वॉर्म के कारण, या फिर बोल दो प्लेटी हेलमिन्थस फाइलम के टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनाटा के कारण होता है। आप टीनियासिस के लिए केवल टीनिया भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तो टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनाटा ये कैसे फैलेगा? तो जो संक्रमित मांस है, सुअर का, गाय का जो संक्रमित मांस है, यानी गाय का मांस भी तो लोग खाते ही हैं, बहुत सारे सुअर का मांस भी खाते हैं। तो अगर ये इन्फेक्टेड पिग्स है, काउज है, संक्रमित सुअर और गाय है, तो उनके मांस में ये टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनाटा के एग्स प्रेजेंट होंगे और
फिर उस मांस को अगर अच्छे से नहीं पकाया गया, अधपका अगर कोई खा लेता है तो एग्स पहुंच जाएंगे व्यक्ति के शरीर में, फिर वहां पर ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा और करेगा टीनियासिस। इसके सिम्टम्स जो होते हैं जनरली वो तो दिखते नहीं है, लेकिन ये ब्रेन को, आई को, लंग्स को, लिवर को, इन सब को अफेक्ट कर सकते हैं। तो टीनियासिस होता है टेप वर्म के कारण, एलिफेंटियासिस एंड एस्कैरियासिस ये होता है राउंड वर्म के कारण, गोल कृमि के कारण। निम्न में कौन हाथी पांव का रोगाणु है? कौन है? राउंड वर्म। फाइलेरियासिस से क्या अफेक्ट होता है? फाइलेरियासिस से अफेक्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी अभी आपने देखा, ये राउंड वर्म है, ये राउंड वर्म है जिसके कारण फाइलेरिया होता है। हाथी पांव बीमारी को फैलाते हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर। डिप्लोपिया या डबल विजन डैश की बीमारी है। तो डिप्लोपिया या डबल विजन ये आंखों की बीमारी है। इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है उसको एक वस्तु डबल दिखता है, यानी एक ही वस्तु के लिए उसे दो दो इमेज दिखाई पड़ता है। नासा विषाणु जिसे हम लोग राइनो वायरस बोलते हैं, राइनो वायरस मनुष्यों में डैश के कारक है। तो राइनो वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड। ये राइनो वायरस जो है ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना उसको ये अफेक्ट करता है, ना कि लंग्स को। नासा विषाणु प्रभावित करते हैं, नासा विषाणु प्रभावित करते हैं नोज को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लंग्स को ये प्रभावित नहीं करते हैं। तो केवल डी हमारा आंसर होगा, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, लंग्स इससे प्रभावित नहीं होते हैं। घरेलू मक्खी डैश के वाहक है। घरेलू मक्खी जो है ये अमीबिता, अमीबिक डाइसेंट्री ये कर सकते हैं, ये फैला सकते हैं, अमीबिक डाइसेंट्री। निम्न में कौन एक वायु वाहित बीमारी है? कौन एयरबॉर्न डिजीज है? एयरबॉर्न डिजीज है निमोनिया। बी हमारा राइट आंसर। टाइफाइड ये दूषित जल और भोजन के सेवन से हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने के कारण, और फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण। गम्बूजिया मछली डैश को खाती है। तो गैम्बूजिया के बारे में अभी आपने देखा, ये मच्छर के लार्वा को खाती है। निम्न में से किस बीमारी को पूरी दुनिया से उन्मूलन कर दिया गया है? यह है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। अब हम लोग यहां पर देखते हैं HIV के बारे में, HIV एंड एड्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, HIV का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म, इन दोनों के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। इन दोनों के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ देखो डी नहीं है HIV में, लेकिन डेफिशिएंसी है यहाँ पर फुल फॉर्म में। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, शॉर्ट में HIV। HIV के कारण एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पता सबसे पहले USA के अंदर लगा 1981 में। किसी किताब में हो सकता है कुछ और डेट लिखा हो, लेकिन NCERT में यही लिखा हुआ है 1981। HIV ये रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है HIV, और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, यानी HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो है RNA, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो आप ये पूरा ध्यान में रखेंगे, ssRNA। HIV बना हुआ है लिपिड से। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पार्ट है लिपिड का। लिपिड का ये पूरा एनवेलप है, कवर्ड है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन से, ये जो स्पाइक्स आप देख रहे हो ना, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पाइक्स जो है पूरा, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बोले तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। उसके बाद HIV के पास अपना एंजाइम होता है। आपको एक एंजाइम का नाम ध्यान में रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अच्छे से ध्यान में रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और आनुवंशिक पदार्थ RNA। आप जानते होंगे DNA से RNA का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और इसका उल्टा करो तो RNA से DNA, इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो HIV के पास RNA है, ये RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, और किसके मदद से करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, RNA से DNA बनाता है। ये जो HIV है ये अटैक कौन से कोशिका पर करता है? ये जो HIV है ये T सेल्स, जो T सेल्स होते हैं, या फिर इसी को CD4 सेल्स बोलते हैं, या फिर T लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का WBC है, इस पर ये अटैक करते हैं।
जो HIV होते हैं ना, ये अटैक करते हैं किस पर? टी सेल्स पर, या फिर CD4 सेल्स पर, या फिर टी लिम्फोसाइट पर बोल दो, इन पर ये अटैक करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं बी सेल्स, और इस बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं ये टी सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही एंटीबॉडीज तो करते हैं। यही एंटीबॉडीज जो है हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, इन सब से बचाते हैं। इस एंटीबॉडीज को बनाने का काम ये बी सेल्स करते हैं, और इन बी सेल्स को, इन बी कोशिका को मदद करते हैं ये टी सेल्स एंटीबॉडीज बनाने में। तो अगर ये HIV इस टी सेल्स को ही मारना स्टार्ट कर दे, तो फिर ये जो टी सेल्स है ये बी सेल्स को मदद नहीं दे पाएगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए, यानी ये बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे। अगर एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे तो जो पूरा इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी के अंदर, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जिसके कारण होगा ये जो बीमारी, जो इन्फेक्शन, छोटे मोटे इन्फेक्शन हुआ करते थे पहले, जिससे जो हमारा बॉडी है वो खुद से लड़ लेता था अपने इम्यूनिटी के कारण, उन सारे इन्फेक्शन को जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, चांस मिल जाएगा सर्वाइव करने के लिए बॉडी में। क्योंकि यहाँ पर जो इम्यूनिटी है HIV इन्फेक्शन के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे जैसे इम्यूनिटी नीचे जाएगा वैसे वैसे जो इन्फेक्शंस है, दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, वो सारे जगह बनाने लगेंगे बॉडी के अंदर। यही कारण है जब किसी बंदे को HIV का इन्फेक्शन होता है तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसके अंदर निमोनिया, TB, न जाने कौन कौन से बीमारी, वो सारे ही घर बना लेते हैं उसके बॉडी के अंदर, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अब उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लड़ पाए। इसीलिए ये जो HIV है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस है ये, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान कर रहा है उसी सेल को ये मारना स्टार्ट करता है। अब ये NCERT का इमेज है, यहाँ पर देख लो ये किस प्रकार से अटैक कर रहा है। ये है HIV, ये बाहर से आपको प्रोटीन कोट दिखाया गया है और ये अंदर में RNA है। ये है रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर। ये आपको जो एक स्क्वायर बॉक्स दिखाया गया है ये पूरा, ये है जंतु कोशिका, एनिमल से लिखा हुआ है यहाँ पर जंतु कोशिका, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ये जो वायरस है ये आकर के अटैच हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो प्रोटीन का कोट है ये बाहर रह गया, और अपने RNA को, यानी अपने RNA को, अपने अनुवांशिक पदार्थ को, एक वायरस के अंदर जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है ना वो उसका अनुवांशिक पदार्थ ही होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ को देखो अंदर भेज दिया, जो वायरल RNA है ये सेल के अंदर डाल दिया। अब ये RNA था, अब ये RNA से देखो DNA बना लिया, ये RNA था, अब ये हो चुका है DNA। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है HIV के पास, ये RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। एक बार ये DNA बन गया तो इस कोशिका के पास भी अपना अनुवांशिक पदार्थ है DNA। इस जंतु कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है? DNA है। तो ये जो वायरल DNA है अब आकर के इस वाले DNA से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक बार इस DNA से आकर के जुड़ गया, अब ये पूरे सेल को अपने कमांड में ले लेगा। अब इस पूरे सेल को ये अपने हिसाब से चलाएगा, जो ये कहेगा वही सेल को करना पड़ेगा। एक बार ये DNA से अटैच हो गया तब ये अपने लिए RNA बनाएगा, अपने लिए प्रोटीन बनाएगा, अपने लिए RNA बनाएगा और अपने लिए प्रोटीन बनाएगा। और उसके बाद एक बार RNA बन गया, प्रोटीन बन गया, तो ये सारे क्या हो गए? वायरस हो गए। RNA बना, प्रोटीन बना, और सब मिल करके नए नए वायरस यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब देखो ये वायरस बना, ये वायरस बना, ये वायरस बना। अब ये वायरस क्या होगा? अब ये सेल इन्फेक्टेड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जैसे वायरस घुसा ये मर जाएगा, ये सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, ये जिंदा रहेगा लेकिन संक्रमित रहेगा और नए नए वायरस बनाएगा। वायरस बनते रहेंगे और सेल से बाहर आते रहेंगे, फिर ये वायरस जाकर के किसी दूसरे टी सेल को अटैक करेंगे, और ये कहानी चलते रहेगा। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, ये अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग हो सकता है। उतने समय के बाद ये HIV एड्स कर देगा। तो एड्स जो है ये अंतिम चरण है, बोल सकते हो अंतिम स्टेज है। इसके बाद व्यक्ति का मरना तय है। जब तक ये एड्स होता है ना तब तक जो संक्रमित व्यक्ति है उसके अंदर बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कैंसर भी हो जाता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाती है उसके अंदर एड्स आते आते तक। जो HIV है यानी एड्स के जो वायरस हैं ये ब्लड में होते हैं, लिम्फ यानी कि लसिका में होते हैं, सीमेन यानी कि वीर्य में होते हैं, वेजाइनल फ्लूइड यानी योनि के फ्लूइड में होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं,
और कोई भी ऐसा फ्लूइड हो जिसके अंदर ब्लड दिख रहा है, आपको उसमें HIV मिल जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यौन संबंध बनाते समय, इंटरकोर्स बनाते समय, सेक्स करते समय कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देख लो, वीर्य में इसके वायरस प्रेजेंट होते हैं, एड्स के वायरस वेजाइनल फ्लूइड में भी होते हैं। तो कॉन्डम रहेगा तो जो फीमेल महिला की जो योनि है और ये जो वीर्य है ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और ना ही ये जो वेजाइनल फ्लूइड है ये जो पुरुष है उसके लिंग के कांटेक्ट में आएगा। HIV के लिए टेस्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एलिसा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये 2 टेस्ट आप ध्यान में रखेंगे, एलिसा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये जो HIV है ये फैलते कैसे हैं? ये जो HIV है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते कैसे हैं? जैसे अभी आपने देखा था हेपेटाइटिस बी के बारे में। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है जिस तरीके से ये फैलते हैं वैसे ही ये भी फैलते हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि HIV जो हेपेटाइटिस बी के वायरस है वो किस प्रकार से फैलते हैं। जैसे ये फैलते हैं ना वैसे ही HIV फैलते हैं। HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा। किससे नहीं होगा? किस करने से? गले लगने से, फूड को शेयर करने से, भोजन को शेयर करने से, मच्छर वगैरह के काटने से नहीं होगा HIV। ऐसा नहीं होता कि किसी संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने जाकर के काटा, फिर वही मच्छर जो है किसी दूसरे ऐसे पर्सन को जाकर काटा जिसको HIV का इन्फेक्शन नहीं है तो उसको हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। जो टॉयलेट सीट्स होते हैं उनके शेयर करने से भी नहीं होगा, बाथिंग यानी कि साथ में नहाने से नहीं होगा, छींकने खांसने से नहीं होगा, और पसीने से भी नहीं होगा। यानी पसीना अगर कांटेक्ट में आ जाए तो नहीं होगा। और मैंने अभी आपसे कहा कि किसी को अगर HIV का इन्फेक्शन हुआ, मतलब कि HIV जो है ये किसी के बॉडी के अंदर गया, उसके बाद धीरे धीरे ये जो HIV है ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि कितना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अंदर। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इतना समय लग सकता है एड्स आने में। तो एड्स जो है ये लास्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन के बाद। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको एड्स है। एड्स मतलब अब वो पूरा अंतिम स्टेज पे है, यानी मृत्यु के काफ़ी करीब है। तो विश्व एड्स दिवस ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एड्स का सबसे पहले डैश में पता चला, एड्स का सबसे पहले पता चला 1981 में USA के अंदर। एड्स विषाणु किस समूह में आता है? एड्स जो है ये आता है रेट्रोवायरस समूह में। रेट्रोवायरस। निम्न में कौन एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? कौन एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, आनुवंशिक बीमारी नहीं है? डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, कैंसर नहीं है। अब आते हैं आनुवंशिक बीमारियों के ऊपर, जेनेटिक डिजीज के ऊपर। ये सारे हैं आनुवंशिक बीमारी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले है हीमोफीलिया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, पटाउज सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, सुपर मेल्स, सुपर फीमेल्स, सिकल सेल एनीमिया, विल्सन्स डिजीज। ये सारे नाम हैं जो आप रट करके रख सकते हो। एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। देखते हैं बारी बारी से हम लोग सबके बारे में कुछ बातें। हीमोफीलिया के बारे में आप जानते ही हो। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए 12 या 13 फैक्टर्स होते हैं। 12 या 13 फैक्टर्स होते हैं। तो इस बीमारी के अंदर ये होता है कि उन 12-13 फैक्टर्स में से एक या एक से अधिक फैक्टर्स मिसिंग होते हैं, जिनके कारण ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। इसलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो है इनमें बहता रहता है। तो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग यानी कि लंबे समय तक ब्लीडिंग होता रहता है। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है। उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। नाम से ही क्लियर है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति जो है कलर में अंतर नहीं कर पाता है, रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसे डाल्टनिज्म भी बोलते हैं इस बीमारी को। इसमें क्या होता है? रेटिना के अंदर जो कोन सेल्स होते हैं, रेटिना के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। कोन सेल्स के कारण कलर को पहचान पाते हैं। तो जो कोन सेल्स होते हैं ना वो डैमेज होते हैं, जिसके कारण जो अफेक्टेड पर्सन है, जो प्रभावित व्यक्ति है, वो लाल रंग और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन लाल है कौन हरा है। नेक्स्ट, डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम में क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगा 21 क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम बोले तो गुणसूत्र को ही क्रोमोजोम बोलते हैं अंग्रेजी में।
तो हम मनुष्यों में क्या होता है, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो मेल के अंदर XY हो सकता है, फीमेल के अंदर XX होता है। तो डाउन्स सिंड्रोम वाले व्यक्ति के अंदर जो टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं वो 47 हो जाते हैं, यानी होना चाहिए 46 लेकिन हो जाएगा 47। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो गुणसूत्र है ना वो एक्स्ट्रा बन चुका है, एक क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा कॉपी बन चुका है। वो कौन सा क्रोमोजोम है? 21st क्रोमोजोम। 21st क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बनने के कारण जो टोटल क्रोमोजोम्स है नंबर में वो 46 के जगह पर 47 हो जाता है। इस बीमारी को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं और मंगोलॉइड भी कहते हैं। ये तीनों भी नाम है जो डाउन्स सिंड्रोम के लिए लिया जाता है। ऐसे ही एडवर्ड्स सिंड्रोम है, जैसे यहाँ 21st क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बना था ना, एक्स्ट्रा कॉपी, वैसे ही यहाँ पर 18th क्रोमोजोम, जो 18th क्रोमोजोम है, 18वां गुणसूत्र है, वो एक्स्ट्रा बन जाता है। यानी यहाँ भी 47 क्रोमोजोम्स होंगे, लेकिन यहाँ 21st क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बना था, यहाँ पर 18th होगा। पटाउज सिंड्रोम के अंदर भी टोटल जो क्रोमोजोम्स होंगे गुणसूत्र वो 47 होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम बना वो 13वां है। 13वां गुणसूत्र जो है वो एक्स्ट्रा बन चुका है। अब आते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ये केवल फीमेल के अंदर होगा और ये है सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। यहाँ देखो ऑटोजोमल था, यानी जो 46 में 44 + 2 है, इस वाले में प्रॉब्लम था, लेकिन यहां पर क्या होगा 44 + 2, इस वाले में प्रॉब्लम होगा। और फीमेल के अंदर ये दो कौन से XX होता है। तो क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए इसे सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो टर्नर्स सिंड्रोम केवल फीमेल के अंदर। इसमें क्या होगा देखो, जो 2 X क्रोमोजोम्स होते हैं इन दोनों में से कोई एक X क्रोमोजोम जो है ये मिसिंग होता है। यानी टोटल जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ एक X जो है मिसिंग होगा, यानी टोटल 45 ही होगा। टोटल 45 क्रोमोजोम्स ही होंगे, यानी एक मिसिंग है। और मिसिंग कौन सा है? ये दोनों X में से कोई एक X। ये 44 ठीक पूरा का पूरा होगा, लेकिन इस वाले में एक X मिसिंग होगा, जिसके कारण जो महिला है वो इनफर्टाइल यानी कि बांझपन जैसी समस्या आ सकती है। जो हाइट है वो शॉर्ट रह जाता है, यानी कि लंबाई नहीं बढ़ती है, और जो जननांग होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये केवल मेल में होगा। यहां देखो क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी X क्रोमोजोम का हो जाएगा। यानी यहां पर भी क्या है, ये जो 44 है ऑटोजोम्स, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के जो 2 है XY, इनमें प्रॉब्लम है। क्या होगा, एक X एक्स्ट्रा बन जाएगा, एक X एक्स्ट्रा बन जाएगा, यानी 46 टोटल होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 47 हो जाएगा। एक X देखो एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल मेल के अंदर। यहां क्या होगा, जो वृषण है, वृषण टेस्टिस, ये छोटा रह जाएगा। स्टेरिलिटी नपुंसकता इसके अंदर आ सकता है। लंबाई जो है जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा, हाइट, पैरों की लंबाई, हाथ की लंबाई, ये सब बढ़ जाती है। और जो आवाज़ है वो फीमेल लाइक आवाज़, यानी महिला जैसी आवाज़ हो जाती है। अब आते हैं सुपर फीमेल्स के ऊपर। सुपर फीमेल्स को पोली X फीमेल सिंड्रोम बोलते हैं। सुपर फीमेल पोली X, पोली मतलब बहुत और X मतलब X क्रोमोजोम। तो यहां पर क्या होगा, X क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बनेंगे, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, एक बन सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस 44 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो +XX होता है ना, इसके साथ एक X या फिर हो सकता है 2X या फिर 3X, तो पोली X आ सकते हैं। तो ये सुपर फीमेल्स जो है ये बीमारी है। ऐसे ही सुपर मेल्स है, मेल के अंदर यहाँ पर Y क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बनेंगे। आप देख सकते हो 44 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, XY होना चाहिए था, तो यहाँ पर Y है, हो सकता है और Y आ जाए और Y आ जाए, तो एक से अधिक Y इसमें बनते हैं। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो RBC का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है। RBC का शेप जो है वो डिस्क के जैसा होता है, लेकिन इस वाले डिसऑर्डर में क्या होगा, इस वाले बीमारी में जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सिकल शेप टाइप का हो जाएगा। ये सिकल शेप है। तो ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है और आनुवंशिक बीमारी है। एड्स के जो वायरस होते हैं, यानी कि HIV जो होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स पर अटैक करते हैं। लिम्फोसाइट्स पर
आपने देखा, मैंने आपसे कहा टी सेल्स, या फिर इसी को आप टी लिम्फोसाइट बोल सकते हो। ये जो टी सेल्स होते हैं ये बी सेल्स को या फिर बी लिम्फोसाइट को मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। निम्न में कौन एक कार्सिनोजेनिक पदार्थ है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ वो होते हैं जो कैंसर करते हैं, ठीक है, जो कैंसर जैसी समस्या को जन्म देते हैं उसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ बोलते हैं। तो ये बेंजीन, आर्सेनिक, निकल, ये सारे ही हैं। डी हमारा राइट आंसर। ये सारे जो हैं कैंसर को जन्म दे सकते हैं, कैंसर का कारण बन सकते हैं, इसीलिए इसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ बोलते हैं। मेनिंजाइटिस ये अफेक्ट करते हैं मेनिंजेज को, तो ब्रेन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, मेरुरज्जु। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होती है? WBC के, वाइट ब्लड कैंसर के अंदर, या फिर बोल दो ल्यूकेमिया के अंदर जो WBC होते हैं उनकी संख्या जो है असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। निम्न में कौन जल जनित बीमारी है? कौन वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि दूषित जल से, वाटर बॉर्न बोल दो या फिर दूषित जल से बोल दो, बीमारी जो है फैलती है, यह है कॉलेरा। निम्न में कौन एक संक्रामक रोग है? कौन है इन्फेक्शियस डिजीज? ये है एड्स। डी हमारा राइट आंसर। हीमोफीलिया तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इनमें से कौन है जो एक प्रकार का कैंसर नहीं है? मीजोथैलेमिया ये कैंसर है। हमारे शरीर के अंदर ज्यादातर जो अंग है उसको कवर करने वाला एक टिश्यू होता है मीजोथैलियम, मीजोथैलियम, उसमें कैंसर होता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो अभी आपने देखा ब्लड कैंसर। हिपैटोमा, हिपैटोमा ये है लीवर का कैंसर। और ट्रैकोमा ये है आंखों की बीमारी जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, ये कैंसर नहीं है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें असामान्यता, कैंसर में होता क्या है, कैंसर में जो कोशिका होती है वो असामान्य रूप से विभाजित होने लगती है, ठीक है। कोशिका विभाजन जो है इसमें असामान्य रूप से होता है। कोशिका विभाजन तो हमारे बॉडी के अंदर होता है लेकिन एक लिमिट में, जितना जरूरत है उतना। कैंसर के अंदर जो है ये बहुत तेजी से टूटने लगते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड होने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं। असामान्य वृद्धि आप बोलो इसको, असामान्य रूप से वृद्धि होती है, कोशिका का विभाजन होता है। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये एड्स के लिए है। कैंसर के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है बॉडी से कुछ टिश्यू सैंपल को निकालना, यानी शरीर से कुछ ऊतक को निकालेगा और फिर उसको चेक किया जाएगा। मान लो जहां पर कैंसर है वहां से उस कैंसर वाले ऊतक को बाहर निकाला जाएगा, सैंपल को कुछ लिया जाएगा और फिर उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, क्लोजली चेक किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार का कैंसर है और इसका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। निम्न में कौन ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध कार्य करता है? ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध कार्य करता है इनमें से कौन? ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहां माइसिटिन लिखा हुआ है, ये टी को काट दो, यहां से टी को काट दो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी हमारा राइट आंसर। लेकिन एसएससी में एक और सवाल पूछा गया है जहां आंसर पेनिसिलिन को टिक किया गया है, वहां पर ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं था। तो आप क्या करेंगे, इसको भी ध्यान में रखना और इसको भी ध्यान में रखना। स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी ध्यान में रखो, पेनिसिलिन को भी ध्यान में रखो। मान लो ये दोनों ही आ जाते हैं विकल्प में, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप आंख बंद करके टिक लगा देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही आंसर होगा टीबी के इलाज के लिए। लेकिन मान लो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया हुआ है, पेनिसिलिन दिया हुआ है, तब आप पेनिसिलिन को टिक कर सकते हो। तो पहले प्रायोरिटी पर आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन रखना है, तब जाकर के पेनिसिलिन। टमी फ्लू दवा किसके रोकथाम के लिए उपयोग होता है? बर्ड फ्लू को रोकने के लिए। ए हमारा राइट आंसर। परमाणु विकिरण से यानी कि एटॉमिक रेडिएशन से मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है स्किन। ये जो रेडिएशंस होते हैं ना, ये स्किन कैंसर भी कर सकते हैं। रोग जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलता, रोग जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलता, डेंगू फीवर एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस सीसी मच्छर के द्वारा, मक्खी के द्वारा, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी के द्वारा। सिकल सेल एनीमिया, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कि जो आरबीसी का शेप है वो
सिकल के जैसा हो जाता है। निम्न में कौन आनुवांशिक बीमारी नहीं है? कौन एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया ये भी एक प्रकार की बीमारी है लेकिन आनुवांशिक नहीं है। डिमेंशिया के अंदर व्यक्ति की जो यादाश्त है वो कमजोर हो जाती है। डिमेंशिया के अंदर व्यक्ति जो है वो नहीं समझ पाता, वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, कुछ याद नहीं रख पाता है, बहुत तरह की समस्या होती है। क्या सही है क्या गलत है व्यक्ति को पता नहीं चलता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ डिसीजन नहीं ले पाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, चीज़ों को जज नहीं कर पाता है। तो बहुत तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो डिमेंशिया के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त भारी धातु विल्सन्स नामक रोग उत्पन्न करता है? विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज जो है ये भी जेनेटिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ये भी है, आनुवांशिक बीमारी ये भी है। विल्सन्स डिजीज ये होता है कॉपर के कारण, एक्सेस कॉपर के कारण, बॉडी के अंदर एक्सेस कॉपर हो जाने के कारण विल्सन्स डिजीज होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब कुछ बीमारियों के बारे में देखते हैं जो धातुओं के कारण होती है। मरकरी धातु के कारण, मरकरी पॉइजनिंग के कारण मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज ये ब्रेन को अफेक्ट करती है। कॉपर धातु के कारण अभी आपने देखा विल्सन्स डिजीज जो कि आनुवांशिक बीमारी है। कैडमियम धातु के कारण इटाई इटाई। इटाई इटाई का मतलब होता है सीवियर पेन, बहुत ही तेज दर्द, जो चिकनगुनिया के अंदर होता है, डेंगू के अंदर होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है। ये ज्वाइंट्स में पेन इटाई इटाई में काफ़ी तेज होता है। साथ में इटाई इटाई के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो इटाई का मतलब ही होता है सीवियर पेन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दर्द। आयरन पॉइजनिंग, आयरन के कारण सिडरोसिस हो सकता है। सिडरोसिस वो भी कौन सा? पल्मोनरी सिडरोसिस, यानी इसमें जो है लंग्स अफेक्ट होते हैं और इसी को बोलते हैं वेल्डर्स डिजीज। किसकी क्षति से रक्त अल्पता होता है यानी कि अनीमिया होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से। एन्सेफलाइटिस डैश की बीमारी है। एन्सेफलाइटिस ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, ये ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, मस्तिष्क में सूजन। रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम 90 से होता है। स्ट्रोंशियम 90 से बोन कैंसर हो सकता है, बोन मैरो का कैंसर हो सकता है, हड्डी का भी कैंसर हो सकता है और अस्थि मज्जा का भी कैंसर हो सकता है। ये जो स्ट्रोंशियम 90 है ये दांतों में जाकर के, हड्डियों में जाकर के शामिल हो जाता है, मिल जाता है और धीरे धीरे जो है हड्डी का कैंसर, बोन मैरो का कैंसर, ये सारे कैंसर्स को जन्म देता है। इनमें से कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अफेक्ट होते हैं एल्जाइमर्स डिजीज के कारण? तो एल्जाइमर्स डिजीज के कारण ब्रेन अफेक्ट होता है, क्योंकि एल्जाइमर्स डिजीज के अंदर जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट करने लगते हैं, यानी धीरे धीरे जो है वो मरने लगते हैं। और जो अभी आपने डिमेंशिया देखा था, तो डिमेंशिया होने का सबसे कॉमन, जो सबसे सामान्य कारण है वो है एल्जाइमर डिजीज। यानी एल्जाइमर डिजीज अगर किसी को है तो ये आगे चल करके डिमेंशिया कर सकता है। सीमित से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिका का बढ़ जाना क्या कहलाता है? आरबीसी नॉर्मली संख्या में जितने होने चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा अगर हो चुका है, यानी असामान्य रूप से आरबीसी जो है ब्लड के अंदर बढ़ चुका है, इस केस को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। सी हमारा राइट आंसर, पॉलीसाइथीमिया। असामान्य रूप से आरबीसीज की संख्या ब्लड में बढ़ जाना पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा। सिडेरोसिस नामक बीमारी किसके सांस द्वारा अंदर ग्रहण करने से होता है? ये है आयरन पार्टिकल, लौह कण। और सिडेरोसिस में जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है? वेल्डर्स डिजीज, यानी कि पल्मोनरी सिडेरोसिस, जिनमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, फेफड़े अफेक्ट होते हैं। इटाई इटाई बीमारी के लिए उत्तरदायी है, इटाई इटाई बीमारी के लिए उत्तरदायी है कैडमियम। ए हमारा राइट आंसर, कैडमियम। मिनीमाटा रोग डैश का कारण होता है? मिनीमाटा ये मरकरी पॉइजनिंग के कारण। मिनीमाटा बीमारी डैश को प्रभावित करती है, तो मिनीमाटा बीमारी जो है ये नर्वस सिस्टम, मेनली ब्रेन को ये बीमारी जो है अफेक्ट करती है। तंबाकू में हानिकारक पदार्थ है, इनमें से कौन है तंबाकू में हानिकारक पदार्थ? तंबाकू में निकोटीन होता है, तो निकोटीन हमारा राइट आंसर। ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा अगला चैप्टर होगा प्लांट किंगडम। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।